एल्गोरिदम्स भी इसमें देखेंगे कि या सिर्फ बाद में करेंगे? सर काइंडली आप हमें गाइड कर देंगे कि मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिदम है हम अपनी सेल्फ प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। मसला ये है कि अगर आपको न्यूरल नेटवर्क आता है, देखो असल चीज एल्गोरिथम नहीं है, असल चीज है सॉल्यूशन। आपको ये डिसाइड करना है कि आप सॉल्यूशन डेवलपर बनना चाहते हैं या मशीन लर्निंग के रिसर्चर, ये डिसाइड करें पहले। तो अगर आप मशीन लर्निंग के सॉल्यूशन डेवलपर बनना चाहते हैं तो ये सब चीजें बिल्कुल सही हैं। इसके अंदर आपकी मशीन लर्निंग भी कवर होती है, इसके अंदर जो है वो आपका न्यूरल नेटवर्क भी कवर होता है, और इसमें आपकी जो जो मशीन लर्निंग जो है, जो हमें मशीन लर्निंग से जो काम लेने होते हैं वो सारे के सारे जो है वो इसके अंदर आपके पास कवर हो जाते हैं। अब लेकिन फिर भी एक आदमी कहता है कि मुझे फिर भी जो है ना वो ये वाला काम और करके देखना है, तो फिर वो आप कोई भी मशीन लर्निंग की किताब पढ़ेंगे, वो आप उसका एल्गोरिथम चेक करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप एक चीज के ऊपर एक्सपर्ट हो चुके हो ना। मिसाल के तौर पर आपको पाइथन बहुत अच्छी आती है, आपने सोचा कि यार अब मैं जो हूं ना वो आर भी सीख लूं, तो आर आपके लिए आसान हो जाएगी बहुत ही, आपको थोड़ा सा देखना होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर आप जो है वो डीप लर्निंग के एल्गोरिथम पे इस वक्त फोकस करें अगले 1 साल तक, तो आप बहुत ही अच्छे और बहुत ही एक्सपर्ट एआई के सॉल्यूशन डेवलपर बन सकते हैं। पूछे वो क्यों? यस सर, क्यों? क्योंकि मशीन लर्निंग के डिफरेंट एल्गोरिथम डिफरेंट चीजों के लिए काम करते हैं। कोई एल्गोरिथम सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है, कोई सिर्फ रिग्रेशन के लिए यूज हो सकता है, कोई इस चीज के लिए, कोई इस चीज के लिए। सिर्फ न्यूरल नेटवर्क एक ऐसा एल्गोरिथम है जो आपके सारे काम करके देगा। सही है? यानी कि आप एक गाड़ी खरीद रहे हैं ट्रांसफार्मर टाइप की ना, जो पानी में भी चल सकती है और हवा में उड़ भी सकती है, और खेतों में भी चल सकती है, पहाड़ वहाड़ पे भी चढ़ जाती है, और सड़क पे भी चल जाएगी। लेकिन आप ये कहते हैं नहीं यार इसमें मजा नहीं आ रहा, मुझे सिर्फ वो वाली, मुझे जो है ना कश्ती अलग से खरीदनी है। तो फिर आप कश्ती अलग से खरीदेंगे तो उसको चला लेंगे, लेकिन क्योंकि आपको बिल्कुल आइडिया हो चुका होगा तो इतना मसला नहीं होगा। बात समझ में आ रही है मेरी? है यस सर, एक क्वेश्चन इसी से एसोसिएट है कि जैसे आपने बताया कि डीप लर्निंग के अंदर हमें रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन के थ्रू जो है ना वो आइडिया होता जाएगा कि मशीन लर्निंग कैसे वर्क कर रही है इसके अंदर, एल्गोरिदम आप यूज कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट तो सबका एक ही होता है। आपने कभी कोई कार चलाई है आप में से किसी ने? यस सर। अब जैसे कार है ना, अब आपने कभी मेहरान कार चलाई है? यस सर। अब अगर आप मेहरान कार चलाएं या फरारी चलाएं, उसकी बेसिक्स तो सेम ही होगी ना। जी जी, इंटरफेस तो सेम ही होगा। सही है ना? आपको अब लेकिन आप क्या हुआ, मेहरान कार के अंदर जो है वो आप एक डिफरेंट तरीके से गाड़ी चलाते थे, फिर आप जो है वो एक ऑटोमेटिक कार पर आए, अब ऑटोमेटिक कार के अंदर क्लच गायब हो गया, फिर जो है वो उसके बाद एडवांस कार आ गई, अब फरारी की जो है वो अपने स्पेशल जो है वो एडवांटेजेस हैं। तो आप फरारी, लेकिन जिस बंदे ने मेहरान कार चलाई हुई होगी उसके लिए फरारी चलाना जो है वो उसको समझना बहुत ही आसान होगा, उसको सिर्फ पता करने के इसमें एडिशनल फंक्शन है। क्या ख्याल है, होगा नहीं होगा? यस सर। यस सर। तो मैं आपको हमेशा लोगों को यही बताता हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हमें पाइथन भी सीखनी है, हमें पीएचपी भी सीखनी है, हमें जो है वो आर भी सीखनी है, सही है, हमें एसक्यूएल भी सीखनी है, हमें जो है वो वेब डेवलपमेंट भी सीखनी है, हमें मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी सीखनी है। तो मैं कहता हूँ कि भाई एक वक्त में एक चीज कर लो और बहुत अच्छे से कर लो, बजाय ये कि आप जो है वो बहुत ज्यादा चीजें सीखो, एक ही चीज अच्छे से सीखो। अभी अपना फोकस आप पूरी इस डीप लर्निंग पे कर लें, जब आप इसके डीप लर्निंग के एक्सपर्ट हो जाएं तो हम चौथे क्वार्टर कर लें, उसके बाद अब आप देखेंगे कि यार मुझे अब क्या रिग्रेशन करने की जरूरत है हो सकता है कि आप ना करें। मतलब मुझे जो भी काम करना होता है, मेरे तो 4-5 काम है ना मशीन लर्निंग के जो आपने क्वार्टर 1 में पढ़े होंगे। एक है क्लासिफिकेशन, ठीक है, और एक है रिग्रेशन, और एक है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ये तीनों काम आपको
डीप लर्निंग करके दे देती है। अब मुझे एक बंदा बोलता है यार मुझे काम करके दे दो, तो मैं उसके लिए कोई नया एल्गोरिथम नहीं सीखता, बल्कि मैं क्या करता हूँ कि मैं उसको बोलता हूँ अच्छा भाई ठीक है आपको क्या काम कराना है। उसने कहा भाई ये काम कराना है। मैंने कहा भाई ये तो क्लासिफिकेशन से होगा। उसने कहा कर दो। तो मैं उसमें जाता हूँ और उसमें डीप लर्निंग का क्लासिफिकेशन का कोड उठाता हूँ और उसके ऊपर जो है वो उसको सॉल्यूशन बना के दे देता हूँ। क्या ख्याल है? सही है बात? सही है गलत है? जी सर, लेकिन वो क्वेश्चन अभी भी वो एक है कि क्लासिफिकेशन में जैसे एल्गोरिदम है उसमें अब कुछ और आ जाते हैं, हम नेव बेस का यूज कर लेते हैं या फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन का है तो ये क्लासिफिकेशन के हमें अच्छा पहले कैसे तो आइडिया होगा? पहले तो आपने डीप लर्निंग का जो मुकाबला है वो नाइव बेस से कर नाइव बेस की तौहीन कर दी। सर वो बस नहीं एक नाइव बेस की नहीं, सॉरी, डीप लर्निंग की तौहीन कर दी आपने। नाइव बेस जो है वो टेक्निकली स्पीकिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ही नहीं है। मतलब यार कोई एग्जांपल दे देते हैं, XG बूस्ट दे देते हैं, बंदे को हौसला तो होता है कि अच्छा बंदा लेकर आ रहा है। आपने भी जो एग्जांपल दी है नाइव बेस की डायरेक्ट जाकर, वो हमारी इस किताब में ये लिखा हुआ है कि भाई वो तो मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम ही नहीं है। पता है ये वाली बात, ये वाली चीज आपने शायद नहीं पढ़ी लेकिन ये है कि अगर आप यहाँ पर आए देखें तो इसके अंदर जो है ये डिसीजन ट्री, ये यहाँ से शुरू कर रहा है। ये मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट एंड ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन। वो इनको इससे इससे पहले जो है वो सपोर्ट वेक्टर मशीन के ऊपर लेकर आया आपको, सही है। इससे पहले जो है वो आपको अर्ली न्यूरल नेटवर्क पे लेके गया, और उसके बाद ये किया गया प्रोबेबिलिस्टिक मॉडलिंग। Probabilistic modeling जो है is an application of principle of statistics in the data analysis. It was the one of earlier form of machine learning and it is still used widely to this day. One of the best known algorithm is category is naive Bayes. मतलब वो आपको ये कह रहा है कि भाई बच्चों को समझाने के लिए नाइव बाइस पढ़ाया जा रहा है, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग नाइव बाइस को वो मॉडर्न मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम में नहीं डालता। वो किस में डालता है इसको? प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में। ठीक है, तो वो इसको इसका जो क्लोजली रिलेटेड मॉडल है जो आजकल चल रहा है उसको हम कहते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जिसके जरिए हम क्लासिफिकेशन परफॉर्म करते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि यार एक बंदा जो है वो हार्डली डेविडसन की जो है वो मोटरसाइकिल पे घूम रहा था, आप उसके सामने साइकिल लेके चले गए और बोला देखो यार हमारे पास भी दो पहियों की सवारी तो है ना, तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना, नाराज हो जाएगा बेचारा वो। तो इस वक्त अगर कोई इस वक्त न्यूरल नेटवर्क के मुकाबले या टक्कर का कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, वो उसमें से एक जो है वो है XG बूस्ट और दूसरा कौन सा है? सपोर्ट वेक्टर मशीन, सपोर्ट वेक्टर मशीन, ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन। ठीक है, ये क्या चीज? क्या कह रहे हैं? ग्रेडियंट प्रोपगेशन एक में देखा है इसमें ना, ये देखो अभी ये मैं आपको बता तो दूंगा, लेकिन अभी इसमें पेज नंबर बताओ चलो मुझे। ये ऊपर जो पेज आ रहे हैं उसके तो 45 है, दूसरा मैं देख 45 आ गया है ना? जी। अच्छा यहाँ पे बात कर रहा हूँ, न्यू वेब ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसकी बात कर रहे हो? इससे थोड़ा सा ऊपर सर, हाँ जी इससे थोड़ा सा ऊपर। अच्छा देखो अब इसको 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 समझने के लिए ये सब चीजें जो हैं ये बड़ी मैंने आपने अच्छी एफर्ट की हुई है। इसके अंदर ये है कि एल्गोरिथम्स की बात है। इन एडिशन टू हार्डवेयर डेटा अंटिल लेट 2010 वी वर मिसिंग अ रिलायबल वे टू ट्रेन वेरी डीप न्यूरल नेटवर्क। एज अ रिजल्ट न्यूरल नेटवर्क आर स्टिल फेवरली shallow, using only one or two layers of representation. Thus, we weren't able to shine against the more refined shallow networks such as SPM and the random forest. They are the key issue was that of gradient propagation through deep stack of layer. अब आपको ये ग्रेडियंट प्रोपिगेशन जो है वो समझनी होगी। ग्रेडियंट प्रोपिगेशन का मतलब है कि आपका जो डेटा है यानी कि जो वेट्स हैं वो अगले लेयर पे कैसे ट्रांसफर होता है।
अच्छा, मतलब वो कह ये रहा ना कि इसमें हमारे पास डाटा तो बिल्कुल काफी था, लेकिन हमारे पास मतलब उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा तरीका का नहीं था कि जो मतलब उसको लेयर्स को ट्रेन सही तरह से कर सके, जिसमें होता ये ये है आसान। कि ये नॉर्मल प्रैक्टिस है कि जब हम अपने वेट ट्रेन कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ वेट जो है वो आगे इंप्रूव होते रहते हैं, इंप्रूव होते रहते हैं, और कुछ वेट बिकॉज ऑफ द कैलकुलेशंस और बिकॉज ऑफ द प्रायोरिटी एंड प्रोबेबिलिटी वो जो है वो पीछे रह जाते हैं। ठीक है। सही है। जैसे आपने देखा होगा कि भाई एक 10 लोग जो हैं वो मैं इसकी एग्जांपल दूं कि भाई हमारे पास जो है वो Q2 के अंदर क्लास के अंदर 500 स्टूडेंट ने एनरोलमेंट कराया, ठीक है, लेकिन ग्रेजुअली जो है वो आखिरी में 10-15 लोग ही रह जाते हैं। तो वो जो पीछे लोग रह गए हैं उनको कैसे आगे लेकर आना है, ये फिर ग्रेडियंट प्रोपगेशन का काम है, जो अक्सर बहुत सारे जो सिस्टम है उसके अंदर से ये चीज गायब हो जाती है। ठीक, यहीं पे सर ये एक्टिवेशन फंक्शंस और ये 3 चीजें मतलब वो इसमें इम्प्रूवमेंट आई है इन्हीं में, इसमें क्या चीज है एक्टिवेशन फंक्शन और इसमें ये एक्टिवेशन फंक्शन और ये वेट इनिशियलाइजेशन स्कीम और ऑप्टिमाइजेशन स्कीम जो है वो हम जो है वो अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे और पढ़ते ही रहेंगे। मतलब एज अ एआई इंजीनियर आपके जो मेन कोर काम है वो है ही ये 4-5। मतलब ठीक इसमें है, थोड़ा लफ्ज़ इसमें बता दें कि होता क्या है, बस बाकी तो डिटेल तो फिर वही बता रहा हूँ, होगा। इसी चैप्टर 2 के अंदर जो है वो हम जी इसको पढ़ेंगे और पढ़ते चले जाएंगे तो ये सब चीजें आपको कवर आ जाएंगी, ठीक है, कवर हो जाएंगी, सॉरी। सही है। तो चलिए सबसे पहले आप पेज ये 2.1 पे है और जरा इस पैराग्राफ को पढ़े। एक साहब ने मुझसे ये शिकायत की कि भाई आप जो है वो हमें नोट से या पीपीटी वगैरह से नहीं पढ़ाते, डायरेक्ट किताब के ऊपर से पढ़ा रहे होते हैं। तो उन साहब, तो मैं ये आप लोगों को ये वाजे वाजे कर देना चाहता हूं कि मुझे जो है मैंने रियलाइज किया कि जितने भी स्टूडेंट पीपीटी वगैरह से या नोट से पढ़ते हैं वो कभी भी किताब नहीं पढ़ते। तो ये जी हमारी पीआईएससी के अंदर ये हमारी अप्रोच है कि हम आपको किताब से पढ़ाते हैं ताकि आपको आदत पड़े किताब से पढ़ने की। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सर आपने। सही है। तो मैं आपको बार बार देख रहा हूं, तो जैसे अभी हमने जो जिक्र किया तो मैं आपको अपने अल्फाज में जवाब दे सकता था, लेकिन मैं आपको उस पॉइंट पे लेके गया ताकि हमारे तमाम स्टूडेंट देख लें कि किताब में कोई सी चीज कहाँ रखी हुई है। और मैं बार बार आपको किताब को हाईलाइट कराता हूँ क्योंकि किताब जो है वो पढ़नी जो है वो बहुत जरूरी और बहुत अहम है। आपको कोड चलाने की भी टेक्निक है। मैं जिस तरीके से सीखा है मैं कोशिश करता हूँ उसी तरीके से आपको सिखाऊं ताकि बीच में कुछ रह ना जाए ना। नोट्स बनाने में बड़ी आसानी होती है। नोट्स बनाने के अंदर मैं इसमें से 4 टॉपिक स्किप करके आपको पढ़ा दूं, आप क्योंकि 90% लोग किताब पढ़ते ही नहीं है तो उनको पता भी लगेगा कि यार इसमें से क्या चीज किताब में से स्किप हो गई। टीचर जब फंसता है, जब वो किताब साथ साथ लेके चल रहा होता है, उसको टाइम भी देखना होता है, उसको नंबर ऑफ वीक्स भी देखने होते हैं और आपको एक एक चीज समझानी होती है, तो वो फंस रहा होता है। तो ये किताब पढ़ना तो टीचर के लिए मसला है। सही बात है सर। यस सर। तो आप ये जो पहला पैराग्राफ पढ़े और पढ़ने के बाद फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, 2 मिनट है आपके पास। ठीक है सर, पढ़ लेते हैं। सर वो असाइनमेंट का जो पार्ट 1 है वो उसमें थोड़ी हेल्प चाहिए थी, तो कौन से रिसोर्सेज से हम हेल्प ले सकते हैं? स्लैक के ऊपर जो है वो आप जाकर जो है वो असदुल्ला नूर जो है उनको आप मेंशन कर दें और मुझे भी मेंशन कर दें अगर चाहे तो। और अगर आपकी वो लोग हेल्प नहीं कर पाते तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर देंगे, सर हमने मैसेज किया था लेकिन हमें ये अभी तक मसला हमारा सॉल्व नहीं हुआ था। तो आपके वहां पर असदुल्ला नूर होते हैं, रमशा अजीमी होती हैं, कोमल आफ्ताब होती हैं, मंसूर होते हैं। ये 6 के 6 लोग जो हैं, उमैर हैं, ठीक है, नकवी हैं, ये 6 के 6 लोग जो हैं वो आपकी हेल्प के लिए वहां पर मौजूद है। मैंने एक दफा आप लोगों से जो है वो आपको पूरी टीम की जो डेटा था वो मैंने आप लोगों से शेयर भी कराया था कि भाई ये लोग जो हैं ये आपके लोगों यहाँ पे सपोर्ट के लिए मौजूद है। मगर ये कि आप लोगों ने उस वक्त शायद इसको चेक ही नहीं किया। यूजुअली पीपल लास्ट मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे या लिंक्डइन पे राब्ता कर लेते हैं तो मैं उनकी क्वेरीज वहीं पे सॉल्व कर हाँ, देता हूँ। लेकिन क्या तुम मोस्टली सिलेक्ट पे हमारी नहीं क्लास होते के क्या? जो अच्छा वसत तुम आ सिलेक्ट गए? पे बहुत कम,
जी मैं तो कब से आप खाना खा रहे थे, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया आपको। अच्छा अच्छा किया, मैं सिर्फ इसलिए तुम्हें ढूंढ रहा था कि ऐसे केस ऑफ इमरजेंसी तुम्हें को होस्ट बना दूं मैं। दूसरी बात है कि यार जी, जी। सिलेक्ट के ऊपर आप लोग नहीं होते, सिलेक्ट पे होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारा ऑफिशियल चैनल है ना। ओके तो सर, आप जो लास्ट है डेट ना, बता दें असाइनमेंट की। लास्ट डेट जो है वो मार्च की 5 है, वो अभी मैं वहां पर ऐड भी कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि उसके बाद आपके पास एक नई असाइनमेंट आ जाएगी। यानी कि कौन सी मार्च की 5 है? 5th मार्च सर। 5 मार्च यानी फ्राइडे। यस। सही है। तो नेक्स्ट असद याद रखना मुझे, ये हमें मैंने डेट अनाउंस कर दी है, सबके लिए ये वाली डेट हो जाएगी 5 तक। अगर जो जमा नहीं कराएंगे उनको हम सर 5 ये असाइनमेंट पांडास की होगी या डीप लर्निंग की, अभी जो आप शेयर पांडास करेंगे? की, अभी तो डीप लर्निंग की तो मेरे ख्याल से लॉन्च भी नहीं की है। जी जी सर, ठीक है, थैंक यू। सर अच्छा अटेंडेंस जी, नहीं क्लियर हुई। अटेंडेंस आज हम नहीं लेंगे, आप लोग ये करें कि अपना नाम जो है वो चैट विंडो में रोल नंबर के साथ डाल दें, नाम और रोल नंबर, ठीक है। ओके सर। अपना नाम और अपना रोल नंबर जो है वो चैट विंडो में डाल दें, हम उसको अटेंडेंस के तौर पर उसमें से डेटा निकाल लेंगे। सही है, जबरदस्त। ओके, तो जब तक आप लोग अटेंडेंस वहां पे टाइप भी कर रहे हैं, मैं आपसे ये दरखास्त करूंगा कि ये वाला चैप्टर आप और ये वाला पैराग्राफ आप पढ़ लें। पढ़ लिया सर। पढ़ लिया? इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैं डिस्कस करूं, आगे आ जाएं। और अब आपके पास ये आ गए, ये वाला पैराग्राफ भी पढ़ लें साथ साथ। सर पिछले में जो उसने 6 स्टेप्स की बात की है, वो एक पाइपलाइन आप बताएंगे, मतलब किस पाइपलाइन की वो बात कर रहा है, जिक्र कर रहा है? किसी न किसी की पाइपलाइन की तो जिक्र कर रहे हैं ना, वो हम आगे Yes, जाके असल में पढ़ेंगे, इसलिए मैं अभी बता नहीं रहा उसको। जी सर। ठीक है ना, इसमें देखो वो एक चीज कह रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं इसको, ये बात समझ में आ रही है आपको? अभी आपको कोड समझ में नहीं आएंगे, आपको कोड बता दिए गए हैं, लेकिन अभी तक ये कोड आपकी समझ में नहीं आएंगे, तो आपको थोड़ा सब्र करना है, ठीक है। यस सर। जब आप ये सब्र कर लेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जरा एक डिफरेंट अप्रोच है कि सॉल्यूशन अप्रोच कहलाते हैं। इसके अंदर आपको एक प्रॉब्लम और सॉल्यूशन बताया जाता है, फिर ग्रेजुअली उसको आप उसको समझाते हैं कि ये चल कैसा रहा है। जी सर। अच्छा, आप लोगों से दरखास्त है कि आप लोग जो है वो माइक जो है वो म्यूट कर दिया करें बात करने के बाद जांच से, ताकि ये वाला मसला ना हो। ओके, अच्छा असद, तो स्लैक के ऊपर यार थोड़ा सा इनको देख लेना एक आजकल, ठीक है। सर ये लोग पूछने तो सही, पूछने वाले तो हों सर। बस जो आप पूछने लोग वाले वो प्राइवेट नंबर भी दिया हुआ है मैंने, पूछने वाले होते हैं डायरेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर लेते हैं मेरे। ओके गुड यार। अच्छा असद, जो तुमने मुझे नंबर दिया हुआ है वो प्राइवेट वाला नंबर है या वो पब्लिक वाला नंबर है? सर सबका मतलब मेरा अपना एक ही नंबर चलता है, वो मैंने सबको दिया हुआ है। ओके, नहीं नॉर्मली ये होता है कि आजकल के लोग जो हैं, खुसूसन यंग जनरेशन, 2 नंबर रखती है ना, एक पब्लिक नंबर जो पब्लिक वाले दो टीचर्स को, दोस्तों को, और एक प्राइवेट नंबर जो स्पेशल लोगों को देने के लिए होता है। नहीं नहीं, ऐसा स्पेशल कोई बंदा अभी तक आया ही नहीं है जिंदगी में। ओके, अब वो टेंशन जैसा नहीं ना ले कि उसमें आप वो बाद का वो होता है ना, वो आप किसी बंदे से आते हैं, वो आपको कार्ड देता है, बोलता है देखो ये मेरा पर्सनल नंबर है, स्पेशल प्राइवेट वाला, इस पे कॉल करना। हाँ वो यूएसए वाला नंबर है मेरा। अगला स्पेशल पर्सन आमीन। अच्छा जी, अच्छा, तो अभी हमें ये पता लग गई कि अब इस चैप्टर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमारे पास एक इमेज है जो हाथ से लिखे हुए डिजिट है। सही है, 28 बाय 28 पिक्सल की है, 10 कैटेगरीज है 0 से 9 तक, और इसको हमने इस पूरे डेटा सेट को नाम क्या रखा हुआ है? एमनिस्ट। ये किसी ने हमें जमा करके दिया था, तो इसलिए इसका नाम एमनिस्ट हो गया। सर एमनिस्ट क्या होता है, किस चीज की एब्रीवेशन है ये? एमनेस डेटा सेट है बेसिकली एक हमारे पास। किस चीज का वो है ये एब्रीवेशन है?
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या था? स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी नीचे लिखा हुआ है। अच्छा लिखा हुआ है, सॉरी यार मैं देखा ही नहीं। ठीक है, अच्छा ये पता लग गया। अब हमारे पास जो डेटा सेट है उसके अंदर ये बातें, उसकी की चीजें अभी से पकड़ के चल रहा। हैंड राइटिंग डिजिट्स हैं 28 बाय 28 है और 10 कैटेगरीज है। सही है, आगे चल रहे हैं। हमारे पास ट्रेनिंग के लिए कितना डेटा है? 60,000। अब मुझे बताओ कि अगर फर्ज करें एक पिक्सल, फर्ज करते हैं एक पिक्सल अगर 1 बाइट में आता हो, तो कोई मुझे बता सकता है कि ये 28,000 इमेजेस को मेमोरी में स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी चाहिए? मेरा सवाल यह है कि मेरे पास 60,000 इमेजेस हैं, हर इमेज का साइज जो है वो 28 बाय 28 है। एक पिक्सल को सेव करने के लिए अगर मुझे 1 बाइट चाहिए, एक पिक्सल को सेव करने के लिए अगर मुझे 1 बाइट चाहिए, तो मुझे मेमोरी में कितनी मेमोरी चाहिए होगी ये 60,000 इमेजेस को अपनी मेमोरी में लोड करने के लिए? सब लोग चले गए क्लास से, सन्नाटा। तो फिर सर एक इमेज तो फिर 784 बाइट की हो गई ना सर 4,70,00,000 इतने बन रहे हैं। तेरा तो कन्वर्ट करो ना, मेगाबाइट गीगाबाइट में कन्वर्ट करके बताओ। 60,000 ये 13 MB नहीं बनेगी? So 47 मेगाबाइट्स। 47 यस सर 47 मेगाबाइट। ठीक है, जबरदस्त। ये वाली बातें भी याद रखना। अच्छा, इसके अलावा 60,000 तो ये है और 10,000 हमारे पास टेस्टिंग के लिए है, यानी 70,000 जो है। अच्छा, और ये इसमें ये भी याद रखना कि ये सॉल्विंग एमनेस एज अ हेलो वर्ल्ड ऑफ डीप लर्निंग, इट इज व्हाट डू यू वेरीफाई दैट योर एल्गोरिथम आर वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। As you become machine learning practitioner, you will see MNIST। सर इस स्टेटमेंट की समझ नहीं आई, ये हेलो वर्ल्ड वाली जो MNIST एज हेलो वर्ल्ड। आपने कभी प्रोग्रामिंग की है? यस सर। तो प्रोग्रामिंग के अंदर रूल होता है कि अगर जब आप किसी प्रोग्राम को, मतलब कोई भी नई लैंग्वेज के अंदर हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसका पहला प्रोग्राम जो है वो हेलो वर्ल्ड होता है, जिसमें हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराते हैं। बनाया कभी हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम? यस मतलब सर। ये स्टार्ट होता है कि ये चीज स्टार्ट है जी डीप लर्निंग। हाँ, तो ये बता रहा है कि आप जैसे मिसाल के तौर पर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप पढ़ते हैं, तो आप जो सबसे पहला प्रोग्राम बनाते हैं उस प्रोग्राम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डोमेन में प्यार से कहते हैं हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। यानी आपने पहला प्रोग्राम बनाया है, तो ये पहला प्रोग्राम बच्चों वाले लेवल का जो होता है, यस सर, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि यार ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर काम हो रहा है, कंपाइल हो रहा है, इंटरप्रिटेशन हो रही है, प्रिंट हो रहा है, आईडी सही चल रही है, उसके लिए जो है आप एक लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। यस सर। जैसे आपको माइक चेक करना हो तो कैसे चेक करते हैं माइक? हेलो टेस्टिंग। हेलो टेस्टिंग। तो ये हेलो टेस्टिंग है आपकी MNIST, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपका माइक सही चल रहा है या नहीं चल रहा। जी सर। ये और ये डाटा बिल्ट ही नहीं होगा, ये जो डीप लर्निंग के अंदर जो दे रहा है खुद से लाइब्रेरी? हाँ, ये डेटा आपके लिए बिल्ट इन होगा, लेकिन ये डेटा सेट अलग से भी मौजूद है। ओके। आसान अल्फाज में सर इसमें एक क्वेश्चन ये है कि ये जो ट्रेनिंग का जो इतना हैवी डाटा ले रहा है 60,000 इमेजेस का, तो ये एक ऑब्वियसली एक टाइम कंज्यूमिंग भी होगा हमारे लिए, और इसको ये ग्राफिकली के इंटरफेस का कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा? इमेजेस जैसे कुछ हैवी पिक्सल की भी हो सकती हैं। भाई जब मैंने अपने लैपटॉप पे चलाया था ना ये वाला MNIST वाला ट्रेनिंग का, तो 3.5 घंटे लगे थे, 8 GB रैम और Core i5 सर्वर प्रोसेसर के साथ। तो फिर सर इसका सोल्यूशन बेटर वे हमें फास्ट सोल्यूशन नहीं है, इस पे टाइम लगता है। मतलब डीप लर्निंग के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर आपको ठीक ठाक टाइम लगता है, और उसके बाद भी आपको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत पड़ती है। तो उसका आसान सोल्यूशन जो है वो है GPU। क्या है? GPU। अगर आपके पास 1000 CUDA कोर वाला GPU पड़ा हुआ है, तो वो जो 60,000 वाला 3.5 घंटे वाला काम है वो हो सकता है 20-25 मिनट में हो जाए। सर अगर कोलैब पे करें तो? कोलैब के ऊपर आपको GPU मिलता है, लेकिन उस GPU के अंदर जो है उसमें भी इस फायदा हो जाता है
कि उसमें, लेकिन उसमें जीपीयू की जो कोर आपको मिलती है वो बड़ी कम होती है, 3 या 4 होती है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास 4 कोर हैं तो आपकी जो स्पीड है उसमें 4 टाइम हो जाएगी। और सर जो AWS में सर्वर वगैरह मिलते हैं, अगर जीपीयू वाला है, असल में प्रोसेसर जो है अमूमन जैसे एक वक्त में कितनी प्रोसेसिंग हो सकती है आपके, तो अगर 4 कोर है तो 4 कोर के अंदर, इसके अंदर अगर आपके पास ये 60,000 इमेजेस हैं तो 4 कोर जो है वो बड़ी स्पीड में चलता है, 2.8 गीगाहर्ट्ज पर सेकंड की स्पीड पे चलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट प्रोसेस कर देगा, लेकिन फिर भी टाइम लगता है ना आपको, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए आपका 4 प्रोसेसर आपके लिए कम पड़ते हैं। जीपीयू में ये फायदा होता है कि उसके अंदर छोटे छोटे कैलकुलेशन के लिए बहुत सारे प्रोसेसर लगे हुए होते हैं। मिसाल के तौर पर उसके अंदर 1000 कोर के प्रोसेसर लगे हुए, छोटे हैं, काम स्लो करते हैं, लेकिन वो 1000 हैं, तो एक वक्त में 1000 प्रोसेसिंग कर सकते हैं। जबकि कंप्यूटर के अंदर अगर 4 कोर हैं तो एक वक्त में 4 प्रोसेस कर सकता है वो। समझ में आ रही है बात? ये दोबारा बताएं यस सर। सर, यस सर। अगर आपको मिसाल के तौर पर ये आपके पास 60,000 इमेजेस हैं और ये 28 बाय 28 का मतलब क्या होता है? 784। यस सर। 784 को मल्टीप्लाई करो 60 से, 60,000 से, तो आप कह सकते हैं कि ये तकरीबन 100,000 जो है वो डेटा सैंपल बन जाएंगे ना। डेटा एलिमेंट कितने बन जाएंगे? 100,000 से ज्यादा हो जाएंगे, है ना भाई? यस 780 मल्टीप्लाई बाय 60, 47 मेगाबाइट ये बना था। नहीं मेगाबाइट नहीं, मुझे ये नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ। 60,000 का डेटा है और 784 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 28 मल्टीप्लाई बाय मतलब नंबर ऑफ पिक्सल्स 4 बिलियन 70 मिलियन 70 मिलियन। इसका मतलब है हमारे पास इस डेटा को ट्रेन करने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो कितने हैं? 70 मिलियन एलिमेंट है। अब 70 मिलियन एलिमेंट को जब आप, जो हमने अभी तक सीखा था वो ये सीखा है कि हम अपने W और X को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास X कितना है? ये है X। एक इमेज का 1 मिलियन, एक एलिमेंट जो है, एक पिक्सल जो है वो X का एक एलिमेंट है। इसका मतलब है मेरे पास जो है वो 70 मिलियन जो है, 70,000 नहीं 70 मिलियन जो है वो एलिमेंट है जिनको मुझे W से मल्टीप्लाई करना है। कितने एलिमेंट है मेरे पास? 70 मिलियन को मुझे W से मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास मल्टीप्लीकेशन का काम कितना हो गया? यानी मेरे पास मल्टीप्लीकेशन के ऑपरेशन जो है वो 70 मिलियन है। और मेरे प्रोसेसर की स्पीड कितनी है? 2.8 गीगाहर्ट्ज, यानी 2800 मेगाहर्ट्ज, यानी 28,000 किलोहर्ट्ज, यानी कि 280,000 ऑपरेशन एक सेकंड में परफॉर्म कर सकता है मेरा प्रोसेसर। कितना कर सकता है? 280,000। सही है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अपने प्रोसेसर को ये एक मर्तबा चलाने के लिए दूंगा तो कंप्यूटर को ये, अगर मेरे पास 280,000 है, इसका मतलब है 1 बिलियन के भी 4, तो इसका मतलब है अगर 1 बिलियन डेटा होगा तो मेरे सीपीयू को की एक कोर को प्रोसेस करने में तकरीबन 4 सेकंड लगेंगे। अगर मैं 1 बिलियन डेटा को 1 मिलियन रैंडमली इनिशियलाइज W से मल्टीप्लाई का ऑपरेशन परफॉर्म करूं तो उसके अंदर आपके प्रोसेसर को 4 सेकंड लगेंगे। समझ में आ रही है बात? 1 बिलियन के लिए। और हमारे पास कितने हैं? 78 है ना भाई? कितने? 74। चलो कर लो, 74 मल्टीप्लाई बाय 4 तो कितने हो गए भाई? ये 296 है। नहीं 74 को आप मैंने 296 हो गए, ठीक है। इसको आप 1 बिलियन को करने में 4 सेकंड चाहिए। मेरा सवाल ये, 1 बिलियन को
प्रोसेस करने में 4 सेकंड चाहिए, तो 78 को प्रोसेस करने में कितने सेकंड चाहिए होंगे? 312 312 सेकंड। यस सर। पक्का? बाकी सब अग्री है इसके ऊपर? कैलकुलेटर से किया। बाकी सब अग्री है इस बात पर? यस सर। यस इसका हम मतलब- मल्टीप्लाई करेंगे उसको। हाँ, तो लेकिन हमारे पास तो एक मिनट में 60 सेकंड होते थे, कितने मिनट तक चलेगा? 5.2 5.5 मिनट रख लो। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये एक ऑपरेशन जो है वो जब एक प्रोसेसर पे चलेगा तो 5 मिनट चाहिए आपको। अगर आपके पास 4 प्रोसेसर लगे हुए हों तो हो सकता है कि और एक सारे प्रोसेसर एक साथ आप चला दें, जबकि उसमें एक आधा प्रोसेसर नहीं भी चल रहा होता, तब भी जो है वो आपको कम से कम 5 मिनट तो लगेंगे। राइट और रॉन्ग? यस सर। अब अगर आपके पास न्यूरल नेटवर्क के अंदर 10 नोड है, 10 नोड है, तो 5 ढाई 50, तो इसका मतलब ये हुआ कि 50 मिनट चाहिए एक नोड, एक लेयर के वो प्रोसेस होने में, अगर आपके पास 4 प्रोसेसर लगे हुए। समझ में आ रही है बात? ये सुन रहे हो? सो गए सब सुनते सुनते? यस सर। किस किस को समझ में नहीं आ रही? सर अच्छा, शुरू में तुम्हारी समझ नहीं आ रहा था। समझ में आया। अच्छा, सब पर कंटिन्यू करें, समझ में अब आना शुरू हो गया, पहले नहीं आ अब रहा आगे था। शुरू हो गया। अब आपको इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास 60,000 इमेजेस हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके जो एलिमेंट बन रहे हैं वो 78 मिलियन बन रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो 78 मिलियन को 78 पैरामीटर से, यानी ये W से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरे पास 78 मिलियन ऑपरेशंस बन गए। 78 मिलियन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए मुझे एक कोर को 5 मिनट चाहिए। सही है? अगर मेरे पास सॉरी एक कोर को जो है वो पता नहीं कितने मिनट चाहिए भाई? 5 मिनट। एक कोर को 5 मिनट चाहिए। और अगर मेरे पास 4 कोर होंगी, नहीं पहले मुझे दोबारा बताओ, मैंने उसको क्या कितने किया था? 312 से ना, 312, हाँ 5 मिनट। तो 5 मिनट एक कोर को चाहिए था। अगर मेरे पास जो है वो 4 कोर लगी हुई है तो एक एक मिनट तो चाहिए ही चाहिए होगा कम से कम। जी ऐसे ही। सही है? एक Yes, एक मिनट sir. तक चाहिए। अब अगर मेरे पास जो है वो 10 नोड लगी हुई हैं, तो इन 10 नोड को कैलकुलेशन करने के लिए आपको 10 मिनट चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने ये पहली नोड के ऊपर चला दिया तो आपका जो सिर्फ 10 नोड की बात कर रहा हूं, तो 10 नोड के ऊपर आपका कंप्यूटर जो है वो सारी कोड इस्तेमाल करने के बाद 10 मिनट के लिए हैंग हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा हैंग हो गया। यस सर। तो अब इसके अंदर जो एक आधा कोर जो है वो दूसरे काम भी कर रही होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की भी देखभाल कर रही होती है, तो आपको 15 मिनट लगे। तो अगर आपके पास 3 लेयर है, यानी पहली इनपुट लेयर में 15 मिनट लगे, अगली वाली लेयर में फिर 15 मिनट लगे, 30 मिनट लगे, और फिर आगे आप उसको फाइनल लेयर के ऊपर ले गए, फिर आपको 15 मिनट लगे, तो 45 मिनट तक तो डेटा आपका सिर्फ प्रोसेस ही होता रहेगा। ये प्रोसेसिंग टाइम है। लेकिन जाहिर सी बात है, आपका डेटा जो है वो जितनी फास्ट प्रोसेस होता है उतनी ज्यादा मेमोरी में लोड नहीं होता, क्योंकि मेमोरी की स्पीड कम होती है। अमूमन मेमोरी जो आजकल आ रही है, आप लोगों को पता है कितने गीगाहर्ट्ज की आ रही है आजकल? DDR4, 5, 6 कौन सी चल रही है? असद कौन सी चल रही है? असद, सब सो गए। जी सर। मैं कह रहा था यार कौन सी मेमोरी चल रही है आजकल? DDR5 चल रही है, 4 चल रही है? DDR4 आ रही है। 4 आ रही है। क्या DDR2 स्पीड होती है? 4 5 भी क्या है स्पीड वैसे हो? हम्म? क्या स्पीड क्या मतलब होती है? DDR4 की स्पीड क्या है? कितने पता करो जीबी की तो। चाहिए उस? जीबी छोड़ो, इंटरनेट पे उसकी मेगाहर्ट्ज में स्पीड बताओ। तुम एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर छोड़ो, सोचो। DDR5 जो है वो 51 GB पर सेकंड है। और DDR4? DDR4 का नहीं पता? सर्च कर रहे हैं, अभी देखते हैं। बाकी लोग भी सर्च करें भाई।
क्या निकला भाई, कुछ निकला? अंदाजे से बता दो। सर DDR4 की फ्रीक्वेंसी 800 और 1600 मेगाहर्ट्ज है। 1600 मेगाहर्ट्ज से, जबकि आपका जो कंप्यूटर है यानी कि सीपीयू है वो 2.8 गीगाहर्ट्ज के ऊपर 28 मेगाहर्ट्ज पे चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अराउंड आपकी जो मेमोरी की स्पीड है वो हाफ है सीपीयू के काम से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने आपको 1 घंटे का टाइम दिया था वो अब 1 घंटा नहीं रहा, वो जब क्योंकि डेटा मेमोरी से लोड होकर आ रहा होगा तो आपका जो वो 1 घंटे की जगह 2 घंटे हो जाएंगे। तो इसका मतलब है 2-3 घंटे 60,000 इमेजेस को ट्रेनिंग करने में बड़े आराम से आपके गायब हो जाएंगे। यहां तक कोई सवाल करके मुझे रोकना चाहते हैं तो रोक लो, वरना मैं आगे निकल जाऊंगा। 17 GB बन जाता है। ठीक है, समझ आ गई इस बात की। सही है भाई। तो ये आपको समझ में आ गई है, ये आ जाए। ये वो हाथ से लिखे हुए डिजिट है। अच्छा, ये हाथ से लिखे डिजिट ऐसे नहीं थे, लेकिन इसको हमने अपनी आसानी के लिए कन्वर्ट कर लिया। मतलब ये अगर काला लिखा हुआ था तो हमने काले को सफेद और सफेद को काला कर लिया। यस सर। सही है जनाब। अब ये वाली कमांड आपको समझ में आती है? इंपोर्ट कर रहे हैं सर हम डेटा सेट को। हाँ, ये एक लाइब्रेरी है हमारी और उसके अंदर से हम ये इंपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपको ये वाली चीज समझ में आ गई है तो क्या ये वाली चीज समझ में आती है? यही तक करना, आगे मत जाना। और उसके साथ ये वाली ये एक डेटा है हमारा, ये हमारा एक मेथड है जिसका आउटपुट आकर सेव हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर। अब मेरा ये सवाल है कि इसमें से ये क्या चीज है? ये सर हमारे 60,000 इमेजेस जो है दूसरे लेबल्स हैं। नहीं, मुझे टेक्निकल बात बताओ, पाइथन में ये क्या चीज है? ये आप जो रिटर्न वैल्यू करा रहे हैं ये ब्रैकेट में लेके, इसका मतलब क्या है? ये एलिमेंट्स नहीं होंगे, ये टपल्स कह रहे हैं आप? नहीं, आप मुझे बताएं, पूछे नहीं, सवाल नहीं पूछ सकते, बता सकते हैं आंसर। इसमें तो फंक्शन होता है दोनों टपल्स ही रिटर्न होते हैं इस ब्रैकेट। ये फीचर्स है हमारे जो इंडिपेंडेंट, जो हमने जिसके ऊपर कर रहे हैं ट्रेनिंग। सर आप क्वेश्चन जरा दोबारा बताएंगे, हम उस हिसाब से आंसर। मैंने हाईलाइट किया हुआ है। डीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। नहीं, मुझे ये बताओ ये क्या चीज है, ये क्या है? ये इसके ऊपर ब्रैकेट क्यों लगा दिया मैंने इनपुट के ऊपर? सर क्योंकि डीस्ट्रक्चरिंग हो रही है और डीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है? डीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है? सर जब हम लोग कहीं स्पेसिफिक वो कर रहे होते हैं, एक्सेस कर रहे होते हैं, एलिमेंट्स कहेंगे इसमें क्या, किसी एक इनपुट का। और बताओ भाई कोई और? डेटा लेबलिंग हो रही मेरे ख्याल से। आप देखो, ये वाला जो मेथड है ये कोई ना कोई आउटपुट रिटर्न करेगा, सही है? यस सर। ये आउटपुट रिटर्न, ये जो आउटपुट है ये आउटपुट आपका इस वेरिएबल में, इस वेरिएबल में, इस वेरिएबल में, इस वेरिएबल में और इस वेरिएबल में आ जाएगा। हमने इसके ऊपर जो है वो ब्रैकेट लगा दिया। इसका मतलब वो जिसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं, इस मतलब है कि ये मैंने एरे बना लिया। एरे मेरा 2 डायमेंशन का है, एक के अंदर ये एलिमेंट होगा, दूसरे में ये एलिमेंट है। हर डायमेंशन में 2 एलिमेंट होंगे, तो 2 डायमेंशन एलिमेंट मेरा बन गया ट्रेनिंग इमेजेस और ट्रेनिंग लेबल के साथ। उसके ऊपर मैंने ब्रैकेट लगा दिया। आपको याद होगा कि अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाए, गोल वाला ब्रैकेट लगाएं, तो इसका मतलब क्या होता है? क्या फर्क होता है स्क्वायर ब्रैकेट में और गोल वाले ब्रैकेट में? एक लिस्ट होता है, एक टपल होता है। टपल होता है। तो ये क्या है? टपल। ओके, अब ये सब चीजें लिखी हुई भी है। कि मॉडल को हम टेस्ट कैसे करेंगे और अच्छा आगे चले। यहां तक कोई सवाल पूछ रहे हैं तो पूछ लो। अच्छा, ये वाली बात समझ में आ गई आपको? यस सर, शेप फाइंड आउट कर रहे हैं हम इसकी। ये इसकी डायमेंशन चेक कर रहे हैं। 60,000 इमेज और 28 बाय 28 हमारी जो रोज और कॉलम एक
पिक्सल बता रहा है एक सेल की जो है हमारी, एक पिक्सल सॉरी जो है 784 टोटल इमेज की होंगी 60,000 में से, तो उसमें से जो एक सेल है वो 28x28 का बता रहा है शेप, उसकी डायमेंशन। ठीक है जी, तो ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये वाली सब चीजें हैं जो हम NumPy में पहले से पढ़ चुके हैं, और ये वाली चीज भी समझ में आ गई होगी आपको। यस सर। इसके अंदर उसने लेंथ क्यों ली, शेप क्यों नहीं बताया? सर शेप में डायमेंशन बताएगा और लेंथ में उसको हमें टोटल क्वांटिटी बता रहा है कि वो कितनी टोटल इमेजेस ये क्योंकि 1 डायमेंशनल एरे है, तो इसलिए हम यहाँ पे लेंथ लगा के अपना काम चला सकते हैं। ये वाली बात समझ में आ गई? यस सर। सर ऊपर जो डॉट शेप में बता रहा है वो 3 डायमेंशन में डाटा हमारे पास है ना फिर? कहाँ पर? ये 60,000, ये ऊपर शेप वाला जो मेथड था अभी जो आप दिखा रहे हैं 28,28 जिसमें वो शेप के साथ बता रहा है। हाँ, तो उसमें क्या मसला क्या था? ये 3 डायमेंशन में डाटा हमारे पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है, शेप में जो आउटपुट दे रहा है हमें। नीचे अभी नीचे तो जहाँ हमने उसका शेप देखा है 60,000 and 28 इसके नीचे, इसके नीचे ऊपर ये है ना, यही वाला है ना? हाँ ये वाला। तो इसमें क्या पूछ रहे हो? नहीं सर, नो सर वो कोड में, ये नहीं पूछ रहे, कोडिंग में पूछ रहे हैं, जो हमने शेप डॉट शेप लगाया था। हाँ हाँ, तो ये क्या कह रहा हूँ 60,000? यस सर, ये 3 डायमेंशन में हमें डाटा शो कर रहा है। हाँ, अब ये 3 डायमेंशन में आ गई ना। 64 इमेजेस है और हर इमेजेस में 8 एक्सिस है और 28 वाई एक्सिस है। जी सर। ये ट्रेन के लेबल उसने कितने ये रैंडमली वो जनरेट कर रहा है, क्या उसमें कर रहा है ये? किस चीज को? इधर ही यहाँ पे जहाँ पे आपका कर्सर है ट्रेन लेबल्स, वो उसमें एक रे उसने रिटर्न की है ना, इसमें ये 60,000 नंबर होंगे, रैंडमली हैं या क्या, इसमें क्या मतलब ये किस तरह से? साफ बात समझ में नहीं आई मुझे आपकी। मैंने कहा ये ट्रेन लेबल्स क्या रिटर्न कर रहा है हमें, एक रे रिटर्न कर रहा है, उसमें जो नंबर आ रहे हैं वो किस हिसाब से? जब हम, मुझे एक बात बताओ, जब हम मशीन लर्निंग को कोई डेटा देते हैं तो क्या क्या चीजें देते हैं मशीन लर्निंग को? डाटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसमें 3 मेन चीजें होती हैं ना उसमें देने के लिए स्टार्ट में। अच्छा, इनपुट्स और आउटपुट से। इनपुट और आउटपुट। तो इसमें जो आउटपुट है उसको हम कहते हैं लेबल, और जो इनपुट है उसको हम कहते हैं ट्रेनिंग सेट। तो टेक्निकली स्पीकिंग जो आपका ट्रेनिंग सेट है, आपका क्या है, जो ट्रेनिंग सेट है वो जो है वो आपका इनपुट है, और लेबल जो है वो आपका आउटपुट है। तो हमारे पास ये दोनों अलग अलग है। हमारे पास ये शेप में भी मौजूद है, मतलब 60,000 हमारे पास इमेजेस हैं और 60,000 उनके लेबल है। लेबल का मतलब क्या है कि हर तस्वीर के सामने उसका जो तस्वीर का नाम है, उस तस्वीर के नाम के सामने उसका लिखा हुआ है कि उसका डिजिट कौन सा है, 0 से लेकर 9 तक। यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछ ले। बात दोबारा समझा दें सर। भाई आपको एक तस्वीर है, उसको क्लासिफिकेशन करनी है, तो आपको उस तस्वीर का डेटा भी चाहिए और उस तस्वीर का आउटपुट या लेबल भी चाहिए, नहीं चाहिए क्या? बिल्कुल चाहिए, है ना? तो वो जो डेटा है वो कहाँ पे मौजूद है? लेबल्स के अंदर। तस्वीर कहाँ पे मौजूद है? यहाँ पर। डेटा कहाँ मौजूद है? यहाँ पर। 2 अलग अलग हमने NumPy के एरे बनाए हुए हैं। एक के अंदर हमने डेटा का लेबल्स उठा लिया है और एक के अंदर जो है वो एक्चुअल इमेज हमने स्टोर कर दिया। इसमें ये मैपिंग करते हैं एक्चुअल, मतलब क्या ये नंबर इसमें इसको नाम देने के लिए? कौन सी मैपिंग? तो यही जो आप कह रहे हैं कि मतलब एक तो आपने इनपुट उसको दिया ना, एक आपको आपने उसकी अरे बनाई है जो लेबल उसको, मतलब वो उसका कह रहा है, मतलब मिसाल के तौर पर कोई एक इमेज है उसका कोई नाम रख दिया आपने, दूसरा उसमें उसके हिसाब से। हाँ बिल्कुल सही है। तीसरी कमांड हमें सिर्फ ये शो कर रहा है कि क्या क्या लेवल्स है हमारे पास, ट्रेन लेवल जब हमने चलाया। ट्रेन लेबल जब हम ये वाली कमांड चलाते हैं तो शायद आपको याद होगा कि जो NumPy का एरे है वो शुरू की 5-10 वैल्यू इसमें से लाकर रख देता है। ठीक है? और यही चीज हमने टेस्ट डेटा के साथ भी कर ली। वैसे इसके अंदर 60,000 लेबल्स होंगे। हाँ देखो, जब मैंने लेंथ पे देखा, लेंथ के अंदर जो है हमारे पास लेबल कितने? 10,000। ये टेस्ट के है।
और ट्रेन के लेवल कितने हैं? 60,000। सही है। जितना हमारे पास इनपुट होगा उतना ही आउटपुट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता इनपुट आपके पास 10,000 है और लेबल आपके पास 5,000 है। मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ कि टेस्ट लेवल में उसने अरे में लिखा है 7 2 1, ये मतलब इसने इसको असाइन कैसे किया है वो? ये तो हम आउटपुट बताइए कि हमें ये चाहिए तो हम बताएंगे इसको खुद ही कि इसको हमें देखो, आप हमने भी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मशीन लर्निंग में हम रूल निकलवाते हैं और रूल निकलवाने के लिए हम अपना डेटा इनपुट देते हैं और उसका आउटपुट भी देते हैं। हमारा मकसद क्या है कि अगर मैं हाथ से एक डिजिट लिखूं, क्या लिखूं? एक डिजिट लिखूं, डिजिट लिखूंगा, नंबर नहीं, डिजिट। 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट लिखूं और मैं अपने कंप्यूटर को दूं तो वो उस तस्वीर को देखकर ये बता दे कि ये डिजिट जो है वो कौन सा है, 8 है, 7 है, 4 है, 5 है, 6 है, 1 से लेकर 20 तक। ये बात समझ में आ रही है आप लोग? यहां तक रहे आप? अब बात समझ आई सर, ये कि ये मतलब आउटपुट पे करके वो डिजिट दिखा रहा है कि आपके जो इमेज आपने जो लिखा है ना कि वो ये आ गए। हाँ, ये पहले इनपुट, जब हम ये इनपुट और आउटपुट दे देंगे तो अब उसके बाद जब वो ट्रेन हो जाएगा तो हम कोई भी डिजिट नया लिखा हुआ उसको देंगे, वो हमें बताएगा कि ये डिजिट 7 है, 8 है, 9 है या 10 है। सही है? ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये वाला पैराग्राफ आप लोग थोड़ा सा पढ़े, आपके पास 5 मिनट है। सही है असद? कोर बिल्डिंग ब्लॉक वाला जी सर। सर। हाँ असद, मैं जो हूँ वो 5 मिनट के लिए स्क्रीन से ऑफ हूँ। ठीक है, एक काम ठीक है। कर रहा हूँ मैं, तो अगर मुझे 5 मिनट से ज्यादा हो जाए तो आप मुझे कॉल कर देना। सही है? ओके सर, ओके। ओके, मतलब कॉल का मतलब है यही से आवाज दे देना। मेरा मेरा जो है ना वो माइक। अच्छा अच्छा, मैं समझा आप शायद रूम चेंज कर रहे हैं या वॉशरूम जा रहे हैं। हाँ, बस यही कर रहा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन मेरे सिर पर वो हेडफोन लगा हुआ है तो बस मुझे आवाज दे देना। ठीक है, कोई भी आवाज दे दे। सही है? 5 मिनट के अंदर आपको ये चीज पढ़कर खत्म करनी है। ठीक है, ठीक। फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ।
जी जनाब, तो आप लोगों ने उम्मीद है ये पढ़ लिया होगा और इसको कुछ थोड़ा सा समझने की भी कोशिश की होगी। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था कि जनाब आली, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये क्या चीज़ है और ये क्या हो रहा है, ये सिर्फ ये बताएं चले। मॉडल इंपोर्ट हो रहा है और लेयर्स। मॉडल क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी मेन लाइब्रेरी है उसमें से एक हम जो है वो एक ऑब्जेक्ट जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? मॉडल है। ठीक है। और एक और हम मॉडल इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका नाम क्या है? लेयर्स। यानी कि दो ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न कर रहे हैं। अगर आप लोगों को शायद याद आ रहा हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग याद आ रही है भाई? थोड़ी थोड़ी आ रही है, ज्यादा आ रही है? सर उसमें हम क्लासेस वगैरह इंपोर्ट करते हैं, मेथड्स को, ये एट्रीब्यूट्स। हाँ सही है ना। तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास मेथड होते हैं, मेथड के अंदर वेरिएबल होते हैं, दोनों होते हैं। तो आप जो है वो आपने दो ऑब्जेक्ट जो है वो इंपोर्ट कर लिए। सही है? यस। और ये दोनों बातें अगर समझ में आ गई हैं तो हमने क्या किया कि हमने एक यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिया। इस वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। हमजा मतीन, हमजा मतीन, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? सर ये एक्टिवेशन किस चीज की हो रही है? ये सॉफ्ट मैक्स और रीलू क्या चीज है? नहीं, मैं हमजा मतीन से एक सवाल पूछना चाह रहा था, वो हमजा मतीन पता नहीं क्या चले गए। अच्छा खैर, आप क्या कह रहे थे अभी? अभी आप देखते हैं, पहले ये देख लें, ये वाली चीज समझ में आई आपको? ये वाली लाइन। सर ये सिक्वेंशियल बताइएगा क्या है? हाँ ये सब बताएंगे, लेकिन आप ये मुझे बताएं, इससे आप क्या गैस क्या कर रहे हैं? सबसे पहले बताएं। ये फंक्शन लिखा है सर हमने। सर ये ऐसा फंक्शन है जो मॉडल्स को सीक्वेंस में कर रहा है। आपने क्या किया कि ये एक मॉडल का आपका एक मेथड है जिसके जरिए आपको एक रिटर्न वैल्यू मिलेगी, और वो रिटर्न वैल्यू क्या होगी? एक और ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो आज घर पे जाकर दोबारा पढ़नी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आपने बताया कि मॉडल डॉट सीक्वेंशियल आपको क्या रिटर्न कर रहा है? एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, और उस ऑब्जेक्ट को आपने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। इस वेरिएबल का नाम नेटवर्क भी हो सकता था, इस वेरिएबल का नाम हमजा मतीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, इसका नाम क्या रखा हुआ है? इसका नाम नेटवर्क रख दिया। नेटवर्क क्यों रखा हुआ है? क्योंकि हम न्यूरल नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, तो उसका नाम हमारा नेटवर्क है। तो हमारा जो नेटवर्क है वो सीक्वेंशियल है। सीक्वेंशियल का मतलब क्या है कि वो सबसे पहले पहली वाली लेयर को प्रोसेस करेगा, फिर दूसरी वाली को करेगा, फिर तीसरी वाली को करेगा। ठीक हो गया सर। सही है? यस सर। अब ये सब चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पर, प्लस अब हमारे पास इसके अंदर हमने ये बताया कि भाई नेटवर्क के अंदर एक हमने ऐड का मेथड जो है वो यूज किया, और उस मेथड के अंदर जो है वो हमने एक और जो है वो मेथड इस्तेमाल किया है जिसका नाम है लेयर्स। लेयर्स के अंदर हमारे पास सबसे पहला और बेसिक, ये चाहे तो लिख लें, सबसे पहला और बेसिक न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर जो है हम यूज कर रहे हैं, जिसका नाम है डेंस। हम इसके अलावा भी हमारे पास आर्किटेक्चर है। हमारे पास डेंस के अलावा कॉन्वेंट होते हैं, आरएनएन होता है, और बहुत सारे डिफरेंट किस्म के जो है वो हमारे पास आर्किटेक्चर होते हैं। लेकिन सबसे पहला और बेसिक जो है उसका नाम क्या है? डेंस। तो हमने जो है वो इस डेंस लेयर जो है वो एक बना दी है, जिसके अंदर जो है हमारे पास कितनी नोड होंगी? 512 512 नोड होंगी। इसके अंदर हम एक्टिवेशन फंक्शन हमारा रेलो होगा, और हमारे पास इस वक्त इनपुट जो शेप होगा वो क्या होगा? 28x28। कितनी डायमेंशन का शेप है ये? 2 डायमेंशन का। ये 2 डायमेंशन का नहीं है, ये सिंगल डायमेंशन ही है। सर इसे सिंगल क्यों कर रहे हैं हम फिर?
सिंगल इसलिए कर रहे हैं कि डेंस के अंदर आपको एक ही डायमेंशन के ऊपर डेटा लेकर आना पड़ता है। डेटा हमारा 2 डायमेंशनल है, लेकिन हम बिकॉज ऑफ द डेंस रिक्वायरमेंट हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं सिंगल डायमेंशन में। ये रिक्वायरमेंट है हमारे नेटवर्क की, इसलिए सर हमारे डेंस लेयर के। लॉस नहीं होगा हमें इस चीज का? फिर नहीं, लॉस नहीं होगा ना। देखो ये बहुत ही सिंपल बात है, इसमें हमें परफॉर्मेंस इश्यूज तो आ सकते हैं लेकिन आपका डेटा लॉस नहीं होता। मैं इसको समझाता हूं आपको। ये मेरी एक नई इलेक्ट्रिक वर्कशीट है, सही है। ये शायद आपको लोगों को मैंने पेंडास में भी पढ़ाई थी, याद है, स्टैकिंग और अनस्टैकिंग। यानी मेरे पास ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसके बाद मैंने ये वाला डेटा लिया और मैंने इसके नीचे जाकर लिख दिया, फिर इसके बाद ये वाला डेटा लिखा, उठाया और ये जाकर मैंने ये लिख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने डबल डायमेंशन को किस में ले आया हूं मैं? सिंगल डायमेंशन में। और ये चीज हम नमपाई में बहुत करते थे कि हम रीशेप कर दिया करते थे। अब मुझे पता है कि मेरी डायमेंशन जो थी वो 3x3 की थी, लेकिन मैं आपको किस में ले आया हूं? 1/9 में ले आया हूं। तो मुझे जब जरूरत होगी तो मैं रीशेप की कमांड चलाऊंगा और दोबारा 3x3 हो जाएगा। तो डेटा तो लॉस नहीं हो रहा ना। यस सर, सही है। ये 28x28 का क्या मतलब है? रो और कॉलम जो हैं उनको हम सिंगल बना रहे हैं डायमेंशन में, इसलिए वो एडजस्ट हो जाएंगे इसमें जो पिक्सेल्स के थे। पिक्सेल्स है 28x28। हम ये बता रहे हैं कि हमारे जो इनपुट शेप है उसके अंदर जो पहली डायमेंशन होगी वो 784 की होगी। किसकी होगी? 784 की। लेकिन फ्रैंकोइस शोले ने बोला कि यार कौन कैलकुलेट करे यार, उसने 28 मल्टीप्लाई बाय 28 ही लिख दिया, जब ये चलेगा तो खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, हो सकता है ना, ये पॉसिबल है भाई। जैसे मिसाल के तौर पर आपका एक फंक्शन है, उसके अंदर आप ये चाहते हैं कि उस फंक्शन को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें। एक वैल्यू है, मिसाल के तौर पर वो वैल्यू है 784, तो मैं उसको कन्वर्ट करना चाहता हूं स्ट्रिंग के अंदर। तो मैं यहाँ पर str लिखूंगा और मैं लिखूंगा 784। कहां गया भाई? str का फंक्शन नहीं होता क्या? क्या लिखूं मैं इसको? जुपिटर नोटबुक में अगर आप फर्ज करें कि अगर आप ये लिख दें इक्वल x इज इक्वल टू str और उसके अंदर लिख दें 784, तो क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा? होगा नहीं होगा? हो जाएगा है भाई, हो जाएगा ना। और अगर मैं इसकी जगह पर ये लिख दूं तो क्या होगा? तब भी हो जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा? बस सही है। तो यहाँ पर ये कन्वीनियंस मेथड जो है वो हमने अप्लाई किया हुआ है कि भाई बजाय ये कि हम जो है वो इसको डिटेल में करें, हमने यहाँ पर ये एक्सप्रेशन लिख दी है, ये खुद ब खुद ही कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है जनाब। अब जाकर अच्छा, ये हमारे पास इसमें हमने 2 लेयर्स ऐड की हैं, एक ये वाली और एक आउटपुट वाली। लेकिन टेक्निकली तौर पर हमारे पास जो है ये एक इनपुट लेयर भी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके दरमियान में हमारी जो प्रोसेसिंग लेयर, जिसको हम हिडन लेयर कहते हैं, वो एक इसमें हिडन लेयर है, एक आउटपुट लेयर है और एक ये इनपुट लेयर है। ये 3 लेयर का हमारा ये छोटा सा बन गया है। अच्छा, ये इसको हम क्या कहेंगे? ये अभी हमने अपना नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क जो है वो अभी बनाया है, चलाया नहीं है। ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। सर ये 512 का एक बार बता दें कि ये जो फर्स्ट लेयर है इसमें 512 लिखा हुआ है, ये क्या चीज है एग्जैक्टली? ये नोड्स है, नंबर ऑफ नोड्स कितनी होंगी इसमें?
तो सर ये हम कैसे चूज करते हैं, यानी हमने 512 ही क्यों लिया, हम कुछ और भी तो ले सकते थे, ये किस बेसिस पे हम सिलेक्ट करते हैं? ये अभी हमने तो जो है वो एक आर्बिट्रेरी वैल्यू, यानी कोई भी एक वैल्यू है वो हमने ले ली है, ठीक है। 128 और 512 इस तरह की हम कोई वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन यही चीज जो है वो हमें सीखनी है। जैसे हमने 512 पे चढ़ाया तो उसमें एक्यूरेसी मिसाल के तौर पर 78% आई, फिर हमने 128 पे चलाया तो उसमें भी 78% आई, तो हम क्या करेंगे? कम वाला रख लेंगे। कम वाला रख लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप आहिस्ता आहिस्ता इसको मिनिमम या मैक्सिमम के ऊपर लेकर जा सकते हो। आप इसको 10 भी कर दें, लेकिन हो सकता है 10 करने से आपकी एक्यूरेसी कम हो जाए, तो आप इसको बढ़ाते और कम करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, यानी हिट एंड ट्रायल से ही आती है, एम्पिरिकली हमें एग्जैक्ट पता चलती है। ये आपको आखिरी में, जब आखिरी में जाएंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको आइडिया होंगे, लेकिन ये टेक्निकली तौर पर हिट एंड ट्रायल से आती है, क्योंकि आपका नेटवर्क तो एक ही है, लेकिन पीछे से डेटा जो है वो बहुत चेंज हो सकता है। जैसे मैं आपको बोलूंगा एमनिस्ट, अब एमनिस्ट के अलावा मैं आपको कोई और तस्वीरें दे दूं, सही है, जानवरों की तस्वीरें दे दूं। अब जानवरों की तस्वीरों की वजह से कहानी ये होगी कि आपका सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो जाएगा। हो सकता है कि जो स्ट्रक्चर एमनिस्ट के ऊपर अच्छा चल रहा हो, वो जो है वो जानवरों की तस्वीरों पे अच्छा ना चले, पौधों की तस्वीरों पे अच्छा ना चले। तो डिफरेंट टाइप के डेटा के अंदर आपको डिफरेंट किस्म का काम करना पड़ेगा। जैसे आपके पास वैक्सीन या कोई दवा बना रहे हैं आप, एंटीबायोटिक वगैरह, तो बहुत सारी किस्म की एंटीबायोटिक हैं, आप वो पेशेंट को, डिफरेंट पेशेंट को देते रहते हैं, फिर आपको फीडबैक मिलता रहता है कि सबसे अच्छी एंटीबायोटिक गले के में जो पेन है, या गले के अंदर जो क्या कहेंगे इन्फेक्शन जो है, गले के इन्फेक्शन में सबसे अच्छी एंटीबायोटिक आजकल क्या चल रही है। ये समझ में आ रही है बात? दोबारा समझाऊं ये वाली बात। भैया डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे आजकल लोगों के गले बहुत खराब है ना, अब 15 पेशेंट डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या किया, कुछ 10 लोगों को उसने जो है वो ऑगमेंटन लिख दी, 10 लोगों को उसने वेलोसेफ लिख दी, 10 लोगों को उसने लेफोलेक्स लिख दी, सही है। तो पता लगा कि जो लेफोलेक्स वाले थे वो वापस आ गए कि जी हमारा गला सही नहीं हो रहा, तो उसने कहा अच्छा ठीक है तुम लोग भी ऑगमेंटन खा लो, तो उसने ऑगमेंटन खा ली, अब वो सही हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पता लग गया कि भाई ऑगमेंटन सबसे ज्यादा मेरी अच्छी जो है वो रिस्पॉन्स कर रही है, तो मैं फिर सबको ऑगमेंटन दे दूंगा। तो ये डिफरेंट सिचुएशन के अंदर डिफरेंट है। अब उसके बाद एक बंदा आ गया चेस्ट इन्फेक्शन का, तो हो सकता है कि ऑगमेंटन में वहां पे चेस्ट इन्फेक्शन में उस बंदे को ऑगमेंटन नहीं दूं, बल्कि मैं उसको कोई और दवा दे दूं। जी, सही हो गया सर। सर एक और चीज़ है, जिस तरह ये आपने ये बताया ना कि 512 है, ये हमने हिट एंड डायल से फाइंड किया, इसी तरह ये जो एक्टिवेशन लिखी हुई है सामने रीलू और सॉफ्टमैक्स के नाम से, ये भी इसी तरह ही फाइंड होंगी, यानी हम मुख्तलिफ ट्राई करके देखेंगे और इसके ऊपर रिजल्ट्स अभी की बेसिस। रीलू का जिक्र अभी आगे चल के आ रहा है, तो मैं वो बताता हूँ। ठीक हो सर गया ये जो 512 को हम हिट एंड ट्रायल से कर रहे हैं, क्या इसी को हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का नाम देते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा आपने, ठीक है। अच्छा, तो ये जरा इसका ये टेक्स्ट भी पढ़ ले, बाकी लोग जो सवाल नहीं कर रहे वो टेक्स्ट भी पढ़ ले, और अगर वो सवाल करना चाहे तो कर भी सकते हैं। जी सर, ये एक्टिवेशन का दोबारा बता दें प्लीज, ये दोनों एक्टिवेशन क्यों यूज किए हैं? एक्टिवेशन फंक्शन अभी हम नेक्स्ट टॉपिक है इसका, उस पर डिस्कस करेंगे। हेलो मैम साहब, जी बोले। यार मेरी अभी जरा क्लास चल रही है, तुम मुझे आज तुम्हारी क्लास है सैटरडे वाली? हाँ बोलो। ठीक है, और तुम सेज मेकर अंदर जाओ, उसके अंदर जो है ना एक चौकोर आइकॉन होता है लेफ्ट साइड के ऊपर, ठीक है। तो उसमें देखो तुम्हारे पास चौकोर
अच्छा तुम ऐसा करो कि सेज मेकर के जो है ना उसका जो कंसोल है उसके ऊपर जाओ, वहां पर देखो रनिंग इंस्टेंसेस वगैरह चेक करो, उस पर जाकर रिमूव कर दो। ठीक है, देख लो, वरना मुझे दोबारा कॉल करना, मैं फिर दोबारा तुम्हारा मसला हल कराता हूं। सही है, सॉरी यार, ये एक अर्जेंट इशू था, इसके लिए मुझे उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ा। अच्छा तो ये वाली जब तक आप लोगों ने ये पढ़ लिया होगा। सर अभी इसकी जो रेलू की एक डायग्राम देखी है कि वो माइनस पर वैल्यू हो तो वो 0 कर देता है और उसके बाद ये बढ़ती चली जा रही है, इसका नहीं, मतलब पहले बताओ है कि... ये वाली चीज आप लोगों को समझ में आ गई? ये वाली चीज सर रिप्रेजेंटेशन Yes, sir. का जरा बता देंगे मीनिंगफुल हमारे लिए किस तरह है? वो खुद अगली लेयर के लिए मीनिंगफुल है, हम इंसानों के लिए मीनिंगफुल है, किस तरह से? अगली लेयर के लिए मीनिंगफुल है, लेकिन आखिर में हमें जो है वो ये जो, जब हम इसको आखिरी में आप ये देखें, हमारे पास 512 थी लेकिन आखिरी में हमारे पास 10 है सिर्फ। नहीं समझे? ये 512 नोड्स है? हाँ नोड्स है, लेकिन आखिरी लेयर के अंदर हमारे पास नोड्स कितनी है? 10 है। ये 10 नोड्स हमें 10 आउटपुट देंगी। सेकंड लेयर हमारी आउटपुट लेयर शो कर रही है। थर्ड लेयर कह लें हम इसको, एक इनपुट लेयर भी है इसमें, तो एक इनपुट लेयर, एक हिडन लेयर, एक आउटपुट लेयर है। तो हमारी जो आउटपुट लेयर है वो हमें 10 आउटपुट क्या देगी, और 10 आउटपुट के अंदर हमने जो है एक सॉफ्टवेयर फंक्शन लगाया है। ये सॉफ्टवेयर फंक्शन प्रोबेबिलिटी शो करता है, 0 से लेकर 1 की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। और इसमें तो ये अब यहाँ पर जो है आपकी रिप्रेजेंटेशन यानी कि डेटा जो है वो आपका, उसमें से काम की चीजें निकाल ली जाएंगी जिसको हम रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, और वो काम की चीजें जो है वो यहाँ पे 10 में जाकर एज ए इनपुट यूज हो जाएंगे। यानी 512 नोड जो है वो अपना इनपुट इन 10 को देंगे। हर इस 10 को कितने इनपुट मिल रहे होंगे? 512। और ये वाली जो नोड है इसको कितने इनपुट मिल रहे होंगे इसमें से हर नोड को? जो स्टार्टिंग में भी हमने इनपुट दिए। सर इसका बोला सर। जी सर मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है। अभी सर आप ये जो फर्स्ट नेटवर्क डॉट एड लेयर डेंस 512 वाली ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो हमारी हिडन लेयर थी असल में वही हमारी इनपुट लेयर होगी। सही है, बिल्कुल सही है। जो हम x1 x2 जो हम शुरू में एक उसको 7 12 जो हम इनपुट दे रहे थे वो कंसीडर नहीं होगी। जो हिडन लेयर में डाटा आ रहा है नोड्स के बाद वेट्स को ऐड करने के बाद जो ऑपरेशन हो रहा है असल में वो हमारी इनपुट लेयर शो कर रही है। ये 512 वही है। लेकिन देखो अब ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कहा, लेकिन टेक्निकली तौर पर जब आपसे कहा जाएगा इनपुट लेयर, तो इनपुट लेयर का मतलब क्या होता है कि आपकी वो जो इनपुट्स है उनको इनपुट लेयर कहते हैं। ये जो हमारी जो है वो आप इसको इनिशियल लेयर कह लें, हिडन लेयर कह लें, या आप चाहें तो इसको इनपुट लेयर कह लें। लेकिन इनपुट लेयर का मतलब ये होता है कि आपका जो डेटा है वो इस नोड से आने से पहले एक प्रोसेस होगा और इस नोड को पहुंचेगा, फिर इस नोड के बाद आगे निकलकर दोबारा प्रोसेस होगा। ठीक है, आप इसको नाम इनपुट लेयर, इनपुट लेयर वो नहीं होगी जो कि जहां पे हम लोग उसको इमेज प्रोवाइड करेंगे वो इनपुट लेयर होगी। हाँ, लेकिन हम इसको इमेज जो है इसको हम डायरेक्ट इमेज नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं ना। आप इसको अभी समझने के लिए इनपुट लेयर समझ लें, लेकिन टेक्निकली तौर पर आपकी ये जो लेयर है इसके अंदर आपके पास जो इनपुट आ रहा है वो इमेज नहीं आ रही, बल्कि इमेज और पैरामीटर मल्टीप्लाई होकर आ रहे हैं, यानी x और w मल्टीप्लाई होकर आ रहे हैं। ओके, ठीक है, आप देखो मैं आपको समझाता हूँ, कोई छोटा सा मॉडल। अब देखें इस डायग्राम के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो इनपुट लेयर ये वाली है, सही है। इसको हम इनपुट लेयर इसलिए कहते हैं कि ये डेटा, आप यहां से डेटा इनपुट आ रहा है आपके पास, यहां से जो डेटा है वो आ रहा है, क्या आ रहा है? इनपुट आ रहा है। तो इसलिए इस वाली लेयर को हम इनपुट कहते हैं। यानी आसान अल्फाज में ये जो हमारी इनपुट लेयर है वो हमारा इनपुट है, हमारा इनपुट डेटा है। अब ये जो इनपुट लेयर है ये यहाँ पर
यहाँ पर काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये डेटा डायरेक्ट इसके अंदर आ रहा है। यहाँ पर ये काम ये हो रहा है कि ये वाला डेटा यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा। तो यहाँ पर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो इस लेयर के ऊपर हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इसमें डेटा डायरेक्टली नहीं जा रहा होता, बल्कि यहाँ पर इस जगह के ऊपर, अगर मैं इस तस्वीर को और थोड़ा सा ऐड कराऊं कहीं पर, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है ना, ये इनपुट लेयर है, ये हिडन लेयर है, ये हिडन लेयर है, ठीक है। कहीं पर W भी दिखा रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पर भी यही दिखाया गया, ये हमारी इनपुट्स है, यहाँ पे जाकर काम हो रहा है। तो ये जो हमारी इनपुट्स है, इनको हम इनपुट लेयर इसीलिए कहते हैं कि ये आपको डेटा इनपुट के तौर पर दे रहे होते हैं। मैं यहाँ पर देख रहा था कि हाँ सर, तो हम लोग प्रोवाइड क्या कर रहे हैं इनपुट लेयर में? एक्चुअली जो हम लोगों ने, हमारा जो ट्रेन डाटा वो था, डाटा सेट था, उसमें से क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग इनपुट लेयर में? हम डेटा शेयर में इमेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना, और लेबल्स भी उसके साथ प्रोवाइड कर रहे हैं या सिर्फ वो इमेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं? लेबल्स आखिरी में मैच होते हैं ना। मतलब सर हम इनपुट में ये जो 0 से जो 9 तक की वैल्यूज हैं वो हम इनपुट में हम इसको दे रहे हैं। हाँ, मैं इसको दोबारा थोड़ा समझाता हूँ। ये आपके पास इनपुट है, देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी है X1, X2, X3 और XN। जितने भी आपके इमेजेस हैं, ये सारा का सारा डेटा जो है, ये समझ लें कि आपके पास 60,000 इमेजेस हैं। ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि 60,000 इमेजेस का डेटा आपके पास एक X1 से लेकर XN तक, ये सारा का सारा डेटा आपके पास इस वाले लेयर के अंदर आना शुरू हो गया। ये आपकी कौन सी है? इनपुट लेयर। यहाँ पर क्या हो रहा है? X1 यहाँ पर आ गया, X2 यहाँ पर आ गया, X3। तो ये इनपुट लेयर कुछ भी नहीं कर रही, यानी कोई भी डेटा प्रोसेस नहीं कर रही, बल्कि ये क्या कर रही है इनपुट लेयर, ये अब यहाँ से डेटा को जितने, अब देखें यहाँ पर जितने X हैं उतनी ही इनपुट लेयर्स हैं, सही है, यानी उतनी ही नोड है यहाँ पर। तो अगर आपके पास 784 नोड है तो 784 ही आपके पास, सॉरी 784 एलिमेंट है, तो 784 जो है वो आपके पास इनपुट नोड है। ये इनपुट नोड क्या कर रही है कि अपनी आगे वाली लेयर के अंदर, कौन सी लेयर के अंदर? अपनी आगे वाली लेयर के अंदर, अगर आगे वाली 512 लेयर है तो ये इनपुट लेयर 512 को अपना डेटा भेजेगी। ये समझ में आ रही है बात? ये एक नोड जो है वो एक X को जो है वो 512 को भेजेगी, तो ये भी काम तो कर रही है। इसका मतलब है ये वाली नोड जो है इसका काम है डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो इसने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या किया कि आपका एक X लिया और आगे वाली 512 हो या 128 हो या 50 हो या 60 हो, जितने भी हो, उन सबको डेटा, एक ही डेटा को सबको भेज दिया। ये बात समझ में आ गई आपको? इसमें एक और चीज है जो मिसिंग है, और वो ये है कि वो डेटा उसने सारा डायरेक्ट नहीं भेजा, बल्कि एक W से मल्टीप्लाई भी किया उसने, फिर भेजा है डेटा। यानी कि आपने उसने X लिया, X को W से मल्टीप्लाई किया और उसको जो है वो एक नोड को भेजा, फिर दूसरे नोड को दूसरा W भेजा, तीसरे नोड को तीसरा W, इस तरह जो है वो उसने X को W से मल्टीप्लाई करके आपको वो सारी नोड के ऊपर भेजना शुरू कर दिया। सर इसका कोई स्टैंडर्ड होता है कि 512 है या 60 है या 120? नॉर्मली तौर पर हम 2 के मल्टीपल पे रखते हैं ना, जैसे मैंने मेरे मुंह से अभी जैसे निकला 128 भी इस्तेमाल होता है, लेकिन आप देखेंगे 128, 256 और 512 ये डबल है आपस में। ठीक है, ये ऐसे हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया है, इसको कहते हैं डी फैक्टो स्टैंडर्ड, मतलब इसका कोई रीजन नहीं है, वह ऐसे ही रखा हुआ। तो अब यहां तक उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी ना। डिस्टिलेशन क्या? डिस्टिलेशन जो है इसका मतलब होता है छानना। ये डेटा जो है वो हमारा इसमें फिल्टर आउट हो जाएगा। मतलब एक लेयर, वो लेयर वाइज बता रहे? हाँ, मतलब मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं ना, आपके पास इसकी सोर्स लेयर थी, अगर मैं एक इमेज की बात करूं तो एक इमेज के अंदर जो इनपुट आ रहा है वो 784 आ रहा है, आपने 784 में से 512 निकाल लिया, तो ये डिस्टिलेशन हो गई ना, बाकी छोड़ दिया आपने। सर तो ये फाइनल लेयर में जिस तरह 10 हमारे पास आ रहे हैं प्रोबेबिलिटी स्कोर, तो हमारे हर डिजिट का एक एक प्रोबेबिलिटी स्कोर आएगा। इसके बाद क्या जो हाईएस्ट जिसका है वो आउटपुट पे जाएगा। ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पकड़ लिया, और इस काम को ही हम जो है वो क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर क्या कहता है?
कि इसमें जो सॉफ्टमैक्स का जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो एक प्रोबेबिलिटी जो है वो जनरेट कर देता है बिटवीन 0 to 1, और ये जो ये प्रोबेबिलिटी है, इस प्रोबेबिलिटी को हम जो है वो आगे भेज देते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी हम ये अज्यूम करेंगे कि ये वही वाला डिजिट है। यहाँ तक कोई सवाल? यस सर, ये नीचे है एक A deep learning model is like a sieve for data pre-processing। ये sieve का क्या मतलब है यहाँ पे? मेरे ख्याल से छलनी होता है, चेक करा था इंटरनेट के ऊपर। सर वही ये छलनी होती है, चाय की पोनी वगैरह जिसे कहते थे। हाँ चलनी है, क्या कह रहे हैं? हाँ छलनी है ना, तो बस ये छलनी हो रही है। अब इसके अंदर जो हमारा मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम होता है वो एक सिग्नल छलनी जैसा काम करता है, ठीक है। और जो न्यूरल नेटवर्क है वो क्या कर रहा है, डायरेक्ट मतलब अगर मैं ये पूरी की पूरी लेयर हटा दूं ये वाली, तो आपका न्यूरल नेटवर्क जो है वो एक दूसरी मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम की तरह हो जाएगा कि वो, लेकिन इसके अंदर हमने एक लेयर लगाने से क्या किया कि अब हमारी जो छलनी है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया। पहले हमने उसमें से 512 चूज किए, फिर 512 में से 10 चूज कर लिए। सर जब मशीन लर्निंग की तरह ये वर्किंग कर रहा है वो तो फिर लीनियर हो गया, इसका मतलब है डीप लेयर जो है वो हमारे लिए नॉन लीनियरिटी की फैसिलिटी दे रहा है हमें, हम वो हाँ, हम बिल्कुल डाटा हैंडल कर सकते हैं उसमें। हाँ, यानी कि हमने अपने डेटा को बीच में से कम ब्रेक करके फिर आगे वाली चीजों में लेके जाए। अब वो जो आप सॉफ्टवेयर कह रहे थे, वो सॉफ्टवेयर की पूरी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ तक समझ में आ गई? आगे चलूं भाई? यस सर। यस सर। अच्छा, हम यहाँ आ गए। अब हमें अपने काम को करने के लिए इसमें टू मेक नेटवर्क रेडी फॉर द ट्रेनिंग वी नीड टू पिक 3 मोर थिंग एज अ पार्ट ऑफ कंपाइलेशन। लॉस फंक्शन, how the network will be able to measure the performance of the training, and how we will be able to see ये वाली कहानी, ऑप्टिमाइजर और मैट्रिक्स। ये 3 चीजें हम चैप्टर 1 में ही पढ़ के आ गए थे। अब आप ये देखो कि ये वाली चीज आपको समझ में आ रही है तो ठीक है, वरना मुझसे सवाल पूछ लो। सही, ये तीनों होते कहाँ पर है यूज, मतलब हमारे मॉडल के अंदर? ये तीनों हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था ना, मैं आपको ये जरा पेज नंबर याद रखना है, 52 पर है ना। ये ना यहाँ पर ये वाला हमें डायग्राम दी हुई है। इसमें क्या हुआ कि हमने ये वेट को और लेयर के साथ, इनपुट के साथ मल्टीप्लाई किया, सही है। फिर दूसरे लेयर के ऊपर गए, फिर हमने वेट को मल्टीप्लाई किया अपने लेयर के साथ, और उसके बाद हमने एक प्रिडिक्शन दे दी कि जी हमारे ख्याल से वो जो आखिरी वाली लेयर था जिसके अंदर हमने प्रिडिक्शन दी कि भाई इसके होने के चांसेस हैं 4, ठीक है। उसके बाद जो ये हमारा लॉस फंक्शन है, लॉस फंक्शन क्या कहता है कि ये हमारी प्रिडिक्शन है और ये हमारा टारगेट है। जो हमारे पास एक्चुअल लेबल पड़े हुए होते हैं वो अब काम आएंगे, वो लेबल और जो हमने लेबल जो है वो प्रिडिक्ट किए हैं उन दोनों को कंपेयर किया जाएगा, और कंपेयर करने के बाद जो है वो चेक किया जाएगा कि आपका डेटा कितना सही है और कितना गलत है। जितना ज्यादा गलत होगा आपका लॉस फंक्शन का जो एक स्कोर होगा, लॉस स्कोर, वो उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब रेंडमली इनिशियलाइज करके प्रिडिक्शन करेंगे तो हमारा लॉस फंक्शन जो है वो कैलकुलेट करेगा एक लॉस स्कोर जो कि बहुत ही ज्यादा होगा।
जब ये लॉस स्कोर बहुत ज्यादा होगा तो हम एक और फंक्शन जो है वो अप्लाई करेंगे जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमाइजर। ये जो ऑप्टिमाइजर फंक्शन है ये आपको आपके जो इनपुट के जो W है उनमें कोई छोटा सा चेंज लेकर आएगा। वो छोटा सा चेंज जो है वो दोबारा जो है वेट्स को अपडेट करेगा और वेट्स को अपडेट करने के बाद हम प्रिडिक्शन को दोबारा प्रिडिक्ट करेंगे। जब हम दोबारा ये प्रिडिक्ट करेंगे तो हमारा दोबारा हम टारगेट से कंपेयर करेगा हमारा लॉस फंक्शन, और लॉस फंक्शन अब हमें बताएगा कि अब इसका लॉस स्कोर कितना आ गया है। अब लॉस स्कोर जो है वो टेक्निकली थोड़ा कम होना चाहिए, कम आ गया, फिर दोबारा ऑप्टिमाइजर करेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑप्टिमाइजर चलता रहेगा और ये लॉस फंक्शन आपको लॉस स्कोर कैलकुलेट करके देता रहेगा। आखिर में एक जगह पे जाकर आपका लॉस स्कोर जो है वो या तो 0 हो जाएगा, यानी आपकी प्रिडिक्शन जो है वो 100% टारगेट के बिल्कुल बराबर बराबर है, जो आपके टारगेट है वही कर रहे हैं, या लॉस फंक्शन एक लेवल पे जाकर रुक जाएगा। मिसाल के तौर पर 90% पे जाकर रुक गया। अब आप ऑप्टिमाइजर जो है वो वेट चेंज भी कर रहा है, लेकिन आपका जो लॉस फंक्शन है वो 90 के नीचे नहीं जा रहा, 91 पे नहीं जा रहा, 92 पे नहीं जा रहा, 93 पर 90 पे रुका हुआ है। फिर आपने और चेंज किया तो पता लगा कि वो 91 की जगह 89 हो गया। अब आप क्या करेंगे कि इसको आप पीछे लाकर रोक देंगे। आपको पता लग गया कि अब आपका लॉस फंक्शन जो स्कोर दे रहा है ऑप्टिमाइजर की चेंज की वजह से उसमें कोई चेंज नहीं आ रही। तो दो सूरतों में आपका जो खत्म हो जाएगा। एक तो ये है कि आपके जो नंबर ऑफ रिपीटिशन थी वो आपकी खत्म हो गई। आपने बोला था मैं 10 मरतबा 1000 मरतबा चलाऊंगा, तो 1000 मरतबा चलाया आपने, उसके बाद थक गए और आपने ये जूम कर लिया कि भाई अब ये ज्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद जो है वो आपने जो है वो दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि आपका जो लॉस फंक्शन है वो जो आपको स्कोर दे रहा है वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर दे रहा है। इसका मतलब है आप ऑप्टिमल वैल्यू पर पहुंच गए हैं। तीसरा जो है वो आपको बता रहा है कि लॉस फंक्शन जो है आपको लॉस स्कोर दे रहा है वो एक लेवल पे जाकर रुक गया है, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा। आपका लॉस की जो एक्यूरेसी है, या उसके उल्टा कह लें एक्यूरेसी कह लें, आपका जो लॉस है वो कम होते होते 0 की तरफ नहीं पहुंच पा रहा, बल्कि 10 पर या 15 पर रुक गया है। तो ये 3 कंडीशन के अंदर आप ये काम कर सकते हैं। कौन से पेज पे था? मैं 52 पर। यस सर 52 सही है। तो ये 3 चीजें जो है ये आपके तीनों चीजें चैप्टर 1 में लिखी हुई है। उसको हमने दोबारा, अब हमें यह चूज करना है कि किस सिनेरियो के लिए हमारे पास कौन सा लॉस फंक्शन होना चाहिए, कौन सा ऑप्टिमाइजर होना चाहिए और एक्यूरेसी कौन सी हम मैनेज करेंगे। सही, हमारे जो ट्रेनिंग हो रही होती है उसके साथ ही ये लॉस और ऑप्टिमाइजर होता है या हम लोग ट्रेन करने के बाद ये चलाते हैं? ट्रेनिंग के साथ ही चलाएंगे ना। सही है। और इसके लिए हमारे पास इस नेटवर्क का जो ऑब्जेक्ट है जो हमने पहले बनाया था, यहां बनाया था ना हमने नेटवर्क का ऑब्जेक्ट, ये नेटवर्क का जो ऑब्जेक्ट है ये अगर आप बना कर चलाएंगे तो उसमें एक मेथड है, उसका नाम क्या है? कंपाइल, जिसके अंदर आपको बताना पड़ता है कि ऑप्टिमाइजर जो है वो आरएमएस प्रॉप है, लॉस जो है वो कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी है, और मैट्रिक्स जो है वो आपकी एक्यूरेसी है। ये 3 चीजें इसको आपको बता देंगे। अभी मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर जो कोड बताए गए हैं उसमें अभी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि आरएमएस प्रॉप क्या होता है और कैटेगोरिकल एक्यूरेसी क्या होता है और एक्यूरेसी क्या होगा। ये आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएंगे आप। ये इसकी किताब में खुद लिख दिया है। ठीक है। अच्छा, ये वाली चीज समझ में आ गई है। इसमें कोई सवाल करना है तो पूछ लें। सर इसमें ये एक था सवाल के
इंटरवल के तौर पे इसको जो करता है शेप। हम सर इसको ग्रे स्केल से हम 0-1 में सिर्फ बाइनरी में सिर्फ हम उसको लेके जा रहे हैं ब्लैक नहीं। एंड व्हाइट में, तो इसमें से ऐसा हमारे नहीं। पास जो ग्रे स्केल की डिटेल्स जो हैं वो हम बाइनरी में लेके नहीं जा रहे हैं, ग्रे स्केल में ये बाइनरी में लेके नहीं जा रहे हैं इसको, हम स्केलिंग कर रहे हैं, कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं। सर ये नहीं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वैल्यू है 200 पे है ग्रे स्केल में, तो वो 0-1 वाले में कहाँ लाई करेगी? नहीं, इसको देखो समझने की कोशिश करो। देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि आपको ऑल वैल्यू आर इन द 0 and 1 इंटरवल प्रीवियसली जो हमारा ट्रेनिंग सेट था उसके अंदर हमारे पास डेटा किस फॉर्म में था, 0 से 255 के इंटरवल में था। ये समझ में आ रही है बात? यस सर। यानी हमारा डेटा 0 से 255 के दरमियान में था, इसको कहते हैं 0 to 255 इंटरवल। दरमियान में इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, इंटरवल। सही है। हमने क्या किया, उसको हमने ट्रांसफॉर्म किया है एक फ्लोट 32 के अंदर, उसमें क्या था, इंटीजर 8 था, फ्लोट 32 के एरे में किया है, जिसके अंदर हमारे पास वैल्यू तो उतनी है 60 28 by 28, 3 डायमेंशन है, 60,000 एलिमेंट्स है, 28 by 28 के उसकी फर्दर डायमेंशन है। 3 डायमेंशन के अंदर हमारे पास डेटा है, डेटा अभी भी हमारा 3 डायमेंशन में है, लेकिन हमने अपना एक उसको फ्लोट में कन्वर्ट करके उसको कहां से कर दिया, 0 और 1 के ठीक हो गया सर। मतलब सर ये 0 to 255 तक हमारे पास डाटा था RGB के अंदर। सही है, RGB में नहीं था, ग्रे स्केल में था। नहीं, ये 0 से 255 के अंदर जो था वो तो RGB में नहीं था, वो ग्रे स्केल में था। अगर RGB में होगा तो मुझे यहाँ 28 के बाद 3 और डायमेंशन लगानी पड़ेगी, रेड ग्रे और ब्लू। ओके, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी जो इमेज है वो लाजमी तौर पे ग्रे स्केल में है, अदरवाइज ये इसके अंदर कैसे मैनेज होगी? आप इसमें RGB के अंदर से R डालोगे, B डालोगे या G डालोगे। ओके, सही है। तो इसके अंदर जो है वो मैंने क्या किया, उसकी 0 to 255 को मैंने कन्वर्ट कर दिया 0 से 1 के दरमियान में। कैसे करेंगे, कोई आइडिया गैस है, कोई क्या करेंगे हम? डिवीजन की हुई नीचे 255 से। हाँ, अब इसके अंदर मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ शायद। देखो भाई, सवाल कर लिया करो, सवाल करने से क्या होगा कि बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाती है। जो ब्लैंक बैठे रहते हैं उनको बड़े मसाइल का सामना करता है। जैसे ये 1 से लेकर 9 तक, यानी कि ये, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको जो सबसे बड़ा वैल्यू है 9, मैं सबको 9 से मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, 1 को डिवाइड किया, सही है भाई, और मैं इसको सबको डिवाइड कर दिया। तो अब इसके अंदर हर वैल्यू जो है वो यूनिक मौजूद है। सारी वैल्यूज क्या है, यूनिक है, लेकिन इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस कर दिया मैंने। यस, सही है। तो अगर आप देख सकते हैं अभी तक वैल्यू काफी जो है वो जैसे पहले थी वैसी थी, लेकिन अब ये वैल्यू है वो 0 से 1 के दरमियान में है। सबसे छोटी वैल्यू अराउंड 0 के बराबर, अगर मैं यहाँ 0 लगा दूं तो सही है। तो जब भी आपको रिड्यूस करना हो स्केल, आप डिवाइड कर देते हैं मैक्सिमम नंबर से। सर इससे अब हमारी परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाएगी, फिर परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाएगी बिल्कुल हमारी। अब जैसे आपके पास, आपने देखा होगा कभी आपने कि आपको बार बार बोल, जैसे आप वहां पे जाते हैं किसी ऐसी जगह पर जहां पर मिलियंस के अंदर कारोबार हो रहा हो, सही है ना। यानी जैसे आप मकान खरीदने जाते हैं, आपने बोला यार ये मकान कितने का है, वो बोलेगा यार ये आपको पड़ेगा 1.22 का। अब ये 1.22 क्या है, 1,22 लाख। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें उसने जो है वो 5 सिफर जो है उसको डिवाइड कर दिया 5 सिफर से, यानी 100,000 से उसने डिवाइड कर दिया। तो अब वो क्या कर रहा है, इसको उसने वैल्यू रिड्यूस कर दी आपकी। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूंगा भाई ये एक मकान जो है वो मिसाल के तौर पर ये एक 100 रुपए का है, ये 200 रुपए का है, ये 300 रुपए का है और ये 400 रुपए का है। ठीक है, आप मुझे इसको रिड्यूस करना है तो मेरे पास क्या आसान तरीका है कि मैं इसको डिवाइड किससे कर दूंगा, 400 से।
400। तो वैल्यू आपकी वही रही, लेकिन आपकी जो रेंज है वो आपका स्केलिंग जो है, इसको हम कहते हैं स्केलिंग। तो ये आपकी जो है, ये आपकी साथ यहाँ पर जनाब, यहाँ पर ये आपकी स्केलिंग हो गई। ठीक है, सही है। ये तो इसके लिए उसने यहाँ पे लिखा हुआ भी है स्केलिंग करने के लिए, कि इसने आपको जो है वो स्केलिंग करने के लिए आपने क्या किया, इसने ट्रेनिंग इमेजेस को भी और टेस्टिंग इमेजेस को भी, जो भी इमेज का डेटा था उसको उसने कन्वर्ट डिवाइड कर दिया 255 से, और इसके लिए उसने numpy के जो है वो वेक्टर ऑपरेशन का भरपूर इस्तेमाल किया। यानी एक काम आपका एक लाइन में हो गया। 60,000 इमेजेस थी, उसको पता था कि यार सब जगह 0 से लेकर 255 तक के नंबर्स हैं, तो उसने ये बताया कि भाई सबको फ्लोट 32 में कन्वर्ट करके डिवाइड कर दो 255 से, तो जो डेटा जहां पर होगा वो डिवाइड हो जाएगा, वही रिजल्ट दोबारा आपने स्टोर कर लिया। तो ये दोबारा रीशेप क्यों कर रहा है? हाँ दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? ये दोबारा रीशेप क्यों कर रहा है उसी शेप के अंदर? हाँ, इसके अंदर इसकी वजह ये है कि बस जस्ट फॉर सेफ्टी हम कह सकते हैं इसके अंदर कि यहाँ पर ये डेटा जो है वो ये रीशेप हो रहा है, इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि डेटा जो है इस फॉर्म में मौजूद है या नहीं। आगे चल के हम जो है वो इसको दोबारा दूसरे शेप में लेकर जाएंगे। ठीक है सर। तो इसने 2 डायमेंशनल के अंदर इसको लेकर आ गया, और उसके बाद जो है वो इसको उसने कर दिया। डेटा जो है वो शुरू में, यहाँ पर देखें, यहाँ पर जाएं डेटा को, डेटा जो है वो हमारा शुरू में इस कंडीशन में है 60, सही है, ये देख रहे हैं आप 60 28 बाय 28, कितनी डायमेंशन बन रही है ये? 3 डायमेंशन। जबकि हमें कितनी डायमेंशन में लेकर आना है इसको? 2 डायमेंशन में। तो हम 3 से इसको 2 में लेकर आ रहे हैं। तो ये सवाल बड़ा अच्छा आपने कर लिया, इससे मुझे ये चीज समझाने में और आप लोगों को मैं समझा दूं कि भाई देखो यहाँ पर 2 काम हो रहे हैं। एक तो ये स्केलिंग भी हो रही है, और साथ साथ जो है वो आपका डेटा जो 3 डायमेंशन में था उसको मैं 3 डायमेंशन में कौन सा 28 बाय 28 को मैंने उसको 2 डायमेंशन में कर दिया 6000 और 784। जहां तक कोई सवाल करना चाहे तो कर ले यार, कोई अगर चैट विंडो पे देख ले उसमें हो सकता है कोई सवाल आया वो। असद वापस आ गए तुम? सर ये हमने रीशेप इसी वजह से किया ना कि जैसे हमने डायग्राम्स में न्यूरल नेटवर्क्स जो देखे हैं उनमें जो इनपुट है वो एक मतलब लिनियर थी, एक स्ट्रेट लाइन होती है। जो हमारा इमेज होता है वो 2D होता है, उसको हमने फ्लैट कर दिया ताकि कौन से वाले न्यूरल नेटवर्क में? कौन से वाले न्यूरल नेटवर्क में? सर मुख्तलिफ जो अभी ब्राउजर के अंदर जैसे एग्जांपल्स आपने खोली थी ना, उसमें इनपुट जो है वो सबकी एक स्ट्रेट लाइन थी ना। कौन से वाले न्यूरल नेटवर्क में? सर जेनेरिक कोई भी न्यूरल नेटवर्क ले लेना। नहीं जेनेरिक नहीं, डेंस के अंदर हम अभी डेंस न्यूरल नेटवर्क पढ़ रहे हैं। सही। जब हम तो सर उसके अंदर हमने कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क पढ़ेंगे या आरएनए पढ़ेंगे या और मजीद कोई और नेटवर्क पढ़ेंगे, तो उसमें हो सकता है कि हम ऐसा ना करें। डेंस की तो सिर्फ रिक्वायरमेंट एक डायमेंशन थी, यहाँ 2 हैं। हाँ, अगर देखा जाए तो डेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो एक डायमेंशन थी, एक डेटा थी। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास जो दूसरी डायमेंशन है वो मतलब इमेज की डायमेंशन की वजह से नहीं है, बल्कि नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है। मैंने अपनी इमेज को 2 डायमेंशन से 1 डायमेंशन में कर दिया है, लेकिन अब वो 1 डायमेंशन का डेटा जो है वो मैं कंपेयर कराऊंगा दूसरी डेटा से, लेकिन मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो अभी भी जो है वो क्या है 60,000 ही है। तो मैं 60,000 और ये जो डायमेंशन है मैं इसको एक ही जगह पर रख रहा हूं, तो मेरे पास 2 डायमेंशन बन गई है। मेरे पास मैंने अपने डेटा को कन्वर्ट कर लिया है, 2 डायमेंशन से 1 डायमेंशन में कर लिया है, लेकिन मेरे पास नंबर ऑफ इमेजेस जो है 60,000 है, इसलिए मेरा जो एरे है वो 2 डायमेंशनल है, 60 और 28 बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 28।
सर हमारे 28x28 की एक जो इमेज थी देखो ये 28, देखो दो चीजें हैं याद रखना यहाँ पर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये इसने 28 मल्टीप्लाई बाय 28 लिख कर ना लोगों को काफी कंफ्यूज किया है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये है 20,000, ये है 60,000 28 बाय 28। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, ये है 60,000 28 मल्टीप्लाई बाय 28 है, 28 बाय 28 नहीं है। यस सर। तो दोनों में फर्क समझ लेना। यहाँ इसका मतलब है 784, ये असल में बन गया है। अगर मुझे नहीं पता क्या होता है भाई 28 मल्टीप्लाई बाय 28, 782 होता है, 784 होता है। 784। तो ये असल में है 60,000 बाय 784। सर तो ये हम जब ये ट्रेन इमेजेस जब हम डेंस लेयर को ये देंगे तो इसमें से ये 28 मल्टीप्लाई 28 इसको किस तरह पास आउट करेंगे उस लेयर पे हम 78 के अंदर? ये ना इनपुट 1 इनपुट 2 थी, 78 लेयर्स जो है, 78 इनपुट जो है वो आपके आपके डेटा में चले जाएंगे। ठीक है, तो सर वो 60,000 जो है हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस उसको इग्नोर कर देगा और 28 मल्टीप्लाई 28 को पिक कर लेगा। नहीं, वो क्या करेगा, आपकी एक इमेज को W से मल्टीप्लाई करेगा, फिर दूसरी इमेज को W से मल्टीप्लाई करेगा, फिर तीसरी इमेज को W से मल्टीप्लाई करेगा, ऐसा 60,000 टाइम करेगा। सर एक बिल्कुल बेसिक सवाल है, लेकिन 28x28 जैसे इमेज है, हमारे हर पिक्सल की इमेज एक अब हमारे value पास है। 28 बाय 28 नहीं है, इमेज हमारे पास अब 28 मल्टीप्लाई बाय 28 है, जिसका मतलब है 784। 784 पिक्सल्स जी। अब हमारे जो इमेज है वो 28 बाय 28 पिक्सल की नहीं है, बल्कि 784 सिंगल डायमेंशनल पिक्सल्स के ऊपर आ गई है। हमने उसको शेप में कन्वर्ट कर दिया। सर ये देखो ये रीशेप की जो कमांड है, 784 में हमारे पास एक पिक्चर पूरी रिप्रेजेंट कर रहा है और 28 बाय 28 से मुराद था एक पिक्सल, उसके पूरी नहीं तस्वीर पिक्सल का नहीं, एक सेल पहले भी होगा। ये थी कि हमारे पास एक पिक्चर थी जिसको हमने ग्रे स्केल में कन्वर्ट किया हुआ था और इसको बहुत ज्यादा सिंपल कर दिया था। हमारे पास जो इमेज थी वो थी 28 बाय 28, यानी 28 उसमें x पिक्सेल्स थे और 28 इसमें y पिक्सेल्स थे, यानी कि 28 रोज थी, 28 कॉलम्स थे उसमें। तो सर 784 भी तो सर 28 बाय 28 ये ही देख है रहे हो ना, सर। ये हमारी इमेज थी, जैसे ये 6 है ना, ये हमारी इमेज है ना। तो हमारी इमेज जो है वो 0 से लेकर 28 जो है उसमें y एक्सिस है और 0 से लेकर 28 तक उसमें x एक्सिस है। तो ये हमारी इमेज है, सही है। मैंने क्या किया, इसके अंदर से इसको उठाया, इस वाली लेयर को इसके नीचे लगा दिया, इसको उठाया और इसके नीचे लगा दिया। तो मैंने इसको 2 डायमेंशनल इमेज को मैं नीचे लेकर आ गया और मैंने इसको सिंगल डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया। जब मैंने सिंगल डायमेंशन में कन्वर्ट किया, यहाँ कहीं मुझे बता नहीं रहा, लेकिन ये कि मैंने इसको सिंगल डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया। मतलब हम सर वो 2 डायमेंशनल को 1 डायमेंशनल कर रहे हैं, फ्लैटन कर रहे हैं उसको, हम फ्लैटन कर रहे हैं। यार क्या जबरदस्त चीज लिया है, भूल गया था मैं। फ्लैटन कर रहे हैं और इस कमांड से कर रहे हैं। ये numpy की कमांड है, आज चलाएं तो चला के भी देख सकते हैं। मतलब हम एक फ्लैटन का मेथड भी यूज कर सकते हैं या फिर ये रीशेपिंग मैनुअली कर लें numpy के थ्रू। फ्लैटन जब हम करते हैं जब हमें 2 डायमेंशन एरे को 1 डायमेंशन एरे में करना पड़ रहा है। ओके ओके
हम यहाँ पर 3 डायमेंशन एरे को 2 डायमेंशन एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है सर, हो गया पॉइंट। मगर ये कि आइडिया आपका अच्छा था, इससे काफी चीजें क्लियर हो गई। अब उसके बाद ये आखिरी चीज है जो हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, 2 कैटेगोरिकल। ये हमारा एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लेबल्स को कैटेगरीज में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको कहते हैं वन हॉट कोडिंग। ठीक है, अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूं आपको दोबारा। मेरे पास ये 0 से लेकर 10 डिजिट है, सही है। ये किसी ना किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मसला ये है कि इनकी अपनी एक सिग्निफिकेंट वैल्यू भी है। क्या 1 जो है 2 के बराबर हो सकता है? नो नो सर, नो। तो कभी भी आप कब कैलकुलेशन करने जाएंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, जबकि यहाँ पर ये सारी वैल्यूज जो है ये आपस में बराबर है, ये किसी ना किसी डिजिट को रिप्रेजेंट कर रही है। जो लेबल है हमारा, ये जो लेबल है, इसका मतलब 3 का मतलब ये नहीं कि ये 2 से, ये बता रहा है कि भाई तस्वीर 3 की है, इसका 2 से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसको संभालने के लिए हम एक मेथड अप्लाई करते हैं, इसको कहते हैं वन हॉट कोडिंग। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम 0 को रिप्रेजेंट करते हैं 1 0 0 0 0 0। मैं नंबर कुछ कम कर रहा हूं ताकि आपको समझने की कर दे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो नंबर होगा हम उसके कोरस्पॉन्ड उसको 1 कर देंगे, रिमेनिंग 0 कर देंगे हम। सही है। ओके। अब मैं सोचता हूँ कि कभी कभी ये 2-3 स्टूडेंट जो मुझसे मुसलसल फीडबैक दे रहे होते हैं और सवाल पूछ रहे होते हैं, अगर ये कभी जो एब्सेंट हो गए तो क्लास कैसे चलेगी? अब इस वन हॉट कोडिंग के अंदर आप अगर ये समझे तो आप देखेंगे कि आपने, अब जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। सब जगह 0 कर लेता हूँ पहले। सही है, ये मेरी वन हॉट कोडिंग है। अब मैंने क्या किया, इन नंबर्स को एक वन हॉट कोडिंग में नंबर कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि अब ये सारे नंबर एक दूसरे के बराबर हो गए। इनकी जो मैंने वैल्यूज थी वो बराबर कर दी। अगर आप देखें, मैं यहाँ पे सम का फंक्शन चला रहा हूं, सम का फंक्शन सबको 1 बता रहा है। यस सर। इनकी जो, अब यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि भाई क्या ये वाली जो सारी वैल्यूज है क्या ये इसके बराबर है? तो आप हाँ बोले। क्या कह रहे थे भाई? अच्छा खैर, ये वन हॉट कोडिंग आपको समझ में आ गई और इसका मतलब मकसद भी समझ में आ गया कि मैंने जो है वो वन हॉट कोडिंग के जरिए आपने डिजिट, कोई भी डेटा को जो जिनकी वैल्यू एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकता था, अब मैंने उनकी वैल्यू जो है वो एक जैसी कर दी।
यस सर, उनकी इक्वालिटी पे लिए हैं, बराबरी पे आ गए हैं। सर दोबारा लफ्ज बोलिएगा, क्या कह रहे हैं? सर डिस्कनेक्ट सर जी डिस्कनेक्ट सर नहीं है शायद। सर असदुल्ला साहिब होस्ट हैं अब। जी जी आ गए सर। जी आ गए हैं सर वापस। हाँ भाई सॉरी यार, मैं नेटवर्क इश्यूज की वजह से डिस्कनेक्टिंग हो गया था। तो आखिरी बात थी आखिरी क्लास की कि आप देखें इसके अंदर वेटेज यानी इनका वजन जो है सबका, ये एक सबका बराबर हो गया है यूजिंग द वन हॉट कोडिंग। लेकिन अब मेरा डेटा जो है वो एक मेमोरी सेल की जगह 10 मेमोरी सेल में आया है। ये भी याद रखिएगा, इसको आगे जाके हम बहुत फर्दर डिस्कस करेंगे। तो यहीं पर हम अपनी क्लास जो है वो एंड करते हैं। अगर किसी के पास कोई सवाल है तो ठीक है, अगले से क्वेश्चन का अगले वीक जो है वो हम इसको 2.5 से आगे चलाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि फीडबैक सेक्शन जो है वो थर्सडे को दोबारा लॉन्च करूं, वही 10 बजे। तो अगर आप लोग जो है वो विलिंग है तो आप लोग मुझे सिलेक्ट के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा सर हम विलिंग है, तो मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है? यस सर। ठीक है सर। ठीक है जी, और कोई सवाल नहीं है फिर मैं एंड कर दूं? जी सर। सर फीडबैक सेशन का मैंने मिस किया था।